अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जग। मैंने आप वेलकम करें और इंट्रोड्यूस करें भाई साहब को। थैंक यू। ओम शांति। विचित्र चित्रकार शिव बाबा के, परम कलाकार शिव बाबा के, दिल्ली की चित्रशाला को बनाने वाले हमारे दैवी भ्राता जगरूप भाई जी का आज शिव स्मृति जूम चैनल पर कला संस्कृति प्रभाग के सभी भाई बहनों की ओर से बहुत हर्षित हृदय से, खुले दिल से, खुले मन से, नैनों से, शब्दों से, गीतों से, हर प्रकार से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि आप हमारे कला संस्कृति के विशेष दिल्ली के भी आजीवन सदस्य भी हैं और हर प्रोग्राम में पूर्वी दिल्ली में जब भी कला संस्कृति का अभियान निकाला गया, आपकी जोन की सभी जो है पूर्वी दिल्ली जोन की सभी बहनें बहुत ही रुचि से पार्टिसिपेट करती हैं और खूब अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि आप स्वयं भी एक चित्रकार हैं, कलाकार हैं। 68 में आपको ज्ञान मिला, 11 वर्ष तक आपने मिलिट्री में सर्विस की, 1974 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और जो है 81 से लेकर 2003 तक दिल्ली की चित्रशाला में आपने अथक अपनी सेवाएं दी। जो प्यारे बाबा के इतने चित्र तैयार हुए, इतने म्यूजियम में वैरायटी चित्र तैयार हुए, उनके तो सबको मालूम है कि बिना चित्रों के तो सेवा होती नहीं। आज भी बाबा मुरलियों में बड़े बड़े चित्र बनाने की डिमांड आपके सामने रखते ही रहते हैं, आप सुनते ही हैं। लेकिन जो है 45 वर्षों से लगातार आप अथक सेवादारी होकर समर्पित जीवन कृष्णा नगर सेवा केंद्र में दे रहे हैं। लेकिन आपकी जो सेवाएं हैं वो भारत के कोने कोने में भी आप जाकर के, क्योंकि म्यूजियम के कारण से आपको कई स्थानों पर जाना भी पड़ता था चित्रों के कारण से, और अपने मधुबन के आत्म प्रकाश भाई जी के साथ ही आपने ये सेवाएं कृष्णा नगर से शुरू की थी। और मिलिट्री के हैं तो अनुशासन के तो आप बहुत ही ज्यादा पाबंद हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज जितना संभव है आप अपना अधिक से अधिक अनुभव सुनाएं। रह जाएगा तो फिर आगे भी सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, वेरी मेनी थैंक्स। दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भले आप शुरू करें आपके जीवन की दास्तान। थैंक यू भाई। सभी को बहुत बहुत ओम शांति। लेट हो गए परंतु फिर भी जितना मैं सुना सकता हूँ, जीवन का लंबा अनुभव है। तो मैं बाबा के इस नॉलेज में कैसे आया, 20-21 साल थी, मैं पुणे था, वहां से ट्रांसफर मेरी हो गई चंडीगढ़ की, और चंडीगढ़ से फिर मेरे को ट्रांसफर हो गई 1 साल के बाद 2.5-3 महीने के लिए गोवा की। तो मैं जब गोवा जा रहा था तो रास्ते में पूना पड़ता था, वहां मेरा दोस्त था, एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। जब मैं गोवा की गाड़ी में चढ़ने लगा तो उसने मेरे को वो पुस्तक छोटी सी दे दी और वो उसने कहा कि ये ले जाओ, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये अभी पढ़ने का टाइम नहीं, और जब हम तो यंग हैं तो मैंने नहीं पढ़ूंगा, हम भी तो यंग हैं, समुद्र के अंदर फेंक देना क्योंकि धर्म की समुद्र में डाल देना, पाप नहीं लगता। तो मैं उसको ले गया। वहां पहुंचने के बाद 5-6 दिन के बाद मुझे याद आया कि वो पुस्तक मेरे वहां फेंकनी थी समुद्र में। तो फिर मैं सोचा चलो इसको कल फेंकूंगा, क्योंकि हम समुद्र में शाम को किनारे जाते थे घूमने। और फिर थोड़ी संकल्प आया कि उसकी एक लाइन पढ़ लेता हूँ, देखिए यहाँ जीवन बाबा कैसे पकड़ता है। और जब संकल्प आया तो बिसल हो गई, मिलिट्री में सीटी बज गई कि आप सो जाओ, 10 बज गए हैं। फिर मुझे संकल्प आया कि इसकी एक लाइन जरूर पढ़नी है। तो मैं उस किताब को लेके बाहर रोड के ऊपर
बल्ब जल रहा था, वहां जाके बैठ गया और पहला पेज खोला। 7 डेज की किताब जो पहले छपती थी, भ्राता जगदीश चंद्र जी ने जो छापी थी, उसके पहले पेज की पहली लाइन पढ़ी मैंने। ये 4 बातें, आप कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन उसमें ये आगे की लाइन मैंने पढ़ी कि ये शरीर आपका मंदिर है और आप इस मंदिर के अंदर ज्योति स्वरूप हीरा आत्मा हो। ये पढ़ते ही 2 शब्द, शरीर मंदिर है और मैं आत्मा हीरे समान चमकने वाली हूं, ये पढ़ते ही किताब नीचे रह गई। लेकिन मैंने क्या देखा कि मेरे मस्तक पर बहुत सुंदर हीरा चमक रहा है और बॉडी को नीचे देख रहा हूं मैं। तो मैं आधा घंटा वहां बैठा रहा। आधा घंटा बैठने के बाद जब मैं उठा वहां से, तो मेरे को एक वो सुख, वो आनंद जो जीवन के अंदर कभी ना सोचा था ना सुना था। तो मैं अपने जब बेड पर गया तो मेरे साथी जो था, एक पीके घोष था, तो मैं सिगरेट बहुत पीता था, वो भी पीता था। तो मैं तो उस लाइट के अंदर जाकर के मच्छरदानी में लेट गया। सवेरे जब उठा तो पहले जो उठता था वो 2 सिगरेट लगाता था। पहले वो उठा मेरा दोस्त, उसने 2 सिगरेट जब खोली तो मुझे बदबू आई, इतनी बदबू आई पैकेट से, उस व्यक्ति से, उसके बिस्तरे से, चारपाई से, सब बहुत बदबू आई। मैंने कहा कि घोष तुम यहाँ से चले जाओ, कल मेरे पास नहीं आना, ना सोना है ना बिस्तरा लेके आना है। उसने कहा क्या हो गया तेरे को? मैंने कहा ये मुझे पता नहीं क्या हो गया है। उसने कहा रात को तो तुम ठीक थे। मैंने कहा मैं रात को ठीक था, लेकिन मैं अब उसको क्या बताऊं, क्योंकि मैं तो कोई आस्तिक था नहीं, ना नास्तिक था ना आस्तिक था, तो हमने कभी भक्ति भी नहीं की थी। तो ये जो अतीन्द्रिय सुख, ये तो हम अभी समझते हैं। ना मैं ब्रह्मा कुमारी को जानता था, ना मैं ब्रह्मा बाबा को जानता था। मैं तो हैरान हो गया कि इतनी सुंदर चमक वाली आत्मा मैं हूं, इस शरीर से मैं अलग हूं। तो सिगरेट वगैरह सब, ये तो सब भूल गया, संकल्प मात्र ही भूल गया। उसके बाद जब मैं सवेरे उठा तो वो चला गया। उसके बाद मैंने उसका दूसरा लेसन पढ़ा, दूसरे किताब का, क्योंकि मैं सोचा 2.5-3 महीने रहना है तो इसकी थोड़ी थोड़ी मैं पढ़ूं। तो जब दूसरा लेसन उसके अंदर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं शिव हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं इस पुरानी दुनिया का विनाश करने और नई दुनिया की, देवता दुनिया की स्थापना करने आया हूं। और मैं तो सुन के, इस पढ़ के हैरान हो गया। मैंने कहा कि भी हम तो मिलिट्री में इसलिए आए थे कि भी चलो गांव में नहीं मरना, हम तो गांव के रहने वाले हैं, वहीं पैदा हुए, तो हम बॉर्डर पर मरेंगे ताकि देश के काम आ जाए। लेकिन जब वो किताब पढ़ी तो उसके अंदर आया कि परमात्मा शिव जो है, शिव जी आ चुके हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। तो हमारा तो पूरा दिमाग घूम गया और उसके अंदर पढ़ते पढ़ते मैं सोचा अब क्या किया जाए, मिलिट्री को छोड़ने हैं, ये संकल्प आ गया। लेकिन उसके साथ ही मैंने जब पढ़ते पढ़ते, एक त्रिमूर्ति का ब्लैक एंड व्हाइट का चित्र था और उस चित्र को मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट को मैंने थोड़ा ब्लेड से फाड़ करके एक गत्ते के ऊपर चिपका लिया। काफी बड़ा था वो, जैसे कोई नाश्ते की प्लेट हो। उसमें बक्सुआ लगा करके मैंने मिलिट्री वर्दी के ऊपर लगा लिया। सन 65 की लड़ाई जब मैं लड़ी थी, उसमें ज्ञान में नहीं था। उस 65 की लड़ाई का जो मेडल था उसके ऊपर उस बैज को लगा लिया। मुझे पता नहीं था बैज कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं जानता तक नहीं था। बैज लगा करके जब मैं ड्यूटी पर गया तो मेरा सीनियर था, उसने मेरे से कहा जगरूप ये क्या लगा रखा है? मैंने कहा साहब ये शिव जी ने मेडल दिया है। उसने कहा ये कहाँ से मिला है? मैंने कहा शिव जी ने दिया है, वो नई दुनिया बना रहा है। बड़ा नशा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो जैसे ही मैं बोला काफी, तो उसने कहा कि इसको उतारो, आपने सन 65 की लड़ाई के मेडल के ऊपर लगा रखा है। मैंने कहा साहब ये तो परमात्मा का मेडल, तो ऊपर ही लगना चाहिए। उसको बाबा ने पता नहीं क्या टच किया, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि इसको लगा के ही रखना, क्योंकि मेरे को ये था कि ये लगा होगा तो मैं बताऊंगा ये जो ज्योति बिंदु है, ब्लैक एंड व्हाइट था, ये नई दुनिया बना रहा है ब्रह्मा के द्वारा और विष्णु के द्वारा, नई दुनिया पालना होगी, ये मैं सुनाऊंगा। तो ये पढ़ते ही उसके बाद फिर मैंने रात को, शाम को जब मैं सोने लगा, रात को 9, 9:30 बजे, तो लाइट ऑफ हो गई, मच्छरदानी में बैठा था मैं। ये दूसरी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। पहला तो बिल्कुल के सच में जो बाबा कह रहा है कि आप हैं कौन। जब दूसरा जी मैं रात को बैठा था तो मैंने कहा हे शिव जी,
आप मुझे ये बता दीजिए, आप धरा पर कैसे उतरे हैं और क्या काम कर रहे हैं। मैं तो सोऊंगा तब जब आप मुझे बता देंगे। तो मैं ये कहते कहते आधे पौने घंटे के बाद क्या देखा कि लाइट तो ऑफ थी, अंधेरा था, लेकिन मच्छरदानी के बाहर मैंने एक बहुत सुंदर लाइट का कॉर्व जो गोला होता है वो मेरी ओर बढ़ रहा था। बहुत आकर्षण था उसमें। अब क्या बताएं, 50-52 साल पहले की बात है। वो धीरे धीरे मेरी मच्छरदानी में आ गया और जैसे ही मैंने देखा उस लाइट के गोले के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति चौकड़ी मार के बैठा हुआ है। और जब मैंने उसकी आंखें देखी और मस्तक देखा तो सूर्य की तरह चमक रहा था और वो धीरे से मच्छरदानी से वापस चला गया। मैं तो हैरान हो गया, इस व्यक्ति से मिला कैसा, कहाँ जाए, कहाँ पर रहता होगा ये। और ये मैं करते करते फिर मेरे को सोचा कि ये शिव जी आ चुके हैं और नई दुनिया बना रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं वो देवी देवता बनेंगे। और फिर मैंने उसमें पढ़ा था सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद, मैंने सब कुछ सफेद सिलाई करवा लिया, कुर्ता पजामा बूट और सॉक्स सब कुछ ओम शांति में सीख चुका था। लेकिन मुझे 2.5-3 मास रहना था। मुझे एक संकल्प और आया। मैं सोचा जब देवता दुनिया बन रही है तो मैं अकेला वहां क्या करूंगा। मैं ढूंढता हूँ, शाम को टाइम होता था, मैं शहर में चक्कर लगाता था कि कोई सफेद कपड़े वाला ब्रह्मा कुमार कुमारी मिले ताकि 2 तो हो जाए कम से कम हम देवी देवता। तो 69 में तो वहां आश्रम था नहीं गोवा में। तो मैं काफी दिन ऐसे चक्कर लगाते लगाते एक दिन क्या हुआ अचानक, इसलिए मैं याद ला रहा हूँ उस व्यक्ति को, आज तक भी याद है वो व्यक्ति। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा कि सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए वो मेरे सामने से आ रहा है, बीच में चौक था, मैं इधर से आ रहा हूँ और मैं तो बड़ा खुश हो गया कि एक व्यक्ति मिला है बिल्कुल सफेद कपड़े और चेहरे पर खुशनुमा है। तो मैं दूर से ही बोला, अभी 10-15 गज की दूरी थी, तो मैंने कहा भाई साहब ओम शांति। तो वो चुप हो गया। मैंने कहा यहाँ आश्रम कहाँ पर है। तो उसने मुझे बड़े लहजे से कहा, क्या कहा कि भाई साहब आप चारों तरफ नजर घुमाओ कि आश्रम ही आश्रम है। इतनी देर में मैं उसके नजदीक पहुंच गया तो इतनी मुंह से बदबू आ रही थी, शराब में धुत था वो, नशे में। तो मैंने भी उसको कह दिया भाई साहब हाँ मैंने देख लिया है कि चारों तरफ आश्रम ही आश्रम है, क्योंकि मैं समझ चुका था। लेकिन आज उस बात को याद करता हूं तो सच में लगता है कि बाबा ने तो आश्रम की बात छोड़ो, घर घर में आश्रम बना दिया है। लेकिन उस व्यक्ति की शराबी तो मैंने बहुत देखे हैं, मैंने भी ड्रिंक किया है, लेकिन उस व्यक्ति की बात इसलिए याद है कि बाबा कहता है कि ये नशा तुम्हें होना चाहिए। अब तो ये हमें समझ गए हैं कि ये तुम्हें रूहानी नशा होना चाहिए कि हम का कौन है, हम किसके हैं। उसके बाद जब मैंने तीसरी बात देखी तो वो मैं आपको सुना रहा हूं कि जब मैंने ये सारी पढ़ ली किताब, पढ़ने के बाद फिर मेरे को एक और संकल्प आया। संकल्प क्या आया, मेरे को ये था कि देवी देवता बनना है ठीक है, लेकिन मिलिट्री कैसे छोड़नी है ये मैं सोच रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि फिर मेरी ट्रांसफर होगी चंडीगढ़ की, और चंडीगढ़ में पहुंचा तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी उस किताब के अंदर, एड्रेस पढ़ के ब्रह्मा कुमारी की। उसमें लिख दिया कि मैं ब्रह्मा कुमार बन गया हूँ, सफेद कपड़े पहन लिए हैं, शिव जी को मैं याद करता हूँ और मैं 5-6 दिन के बाद आऊंगा। मैंने डेट भी लिख दी। वहां पंजाब में दादी चंद्रमणि थी, अचल बहन थी, उन्होंने पत्र पढ़ा कि एक व्यक्ति बना बनाया आ रहा है, चिट्ठी आई है। और मैं उसमें पहुंच गया और पहुंचा तो चलो वो तो लंबी स्टोरी है। तो उसके बाद मैं वहां रेगुलर हो गया। मिलिट्री से 10-11 किलोमीटर था, मैं साइकिल पर जाता था। लेकिन उसके बाद अचानक फिर मेरी ट्रांसफर, यहाँ जब ये 71 की लड़ाई लगी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, वहां की मैं एक बात आपको सुनाता हूँ कि जब वहां पहुंचा तो लड़ाई जो है पूरी हो गई थी और हमें 1 महीना 1.5 महीना वहां रहना था। मैं बॉर्डर पर था, अमृतसर के आगे था, डेरा बाबा नानक है, वहां पर थे हम। तो क्या हुआ कि मैं अमृतसर में वहां 30-40 किलोमीटर था, कभी कभी जाता था, गाड़ी कहाँ मिल जाती थी। तो मेरी रिपोर्ट कर दी किसी ने। ये मैं जो सुना रहा हूँ कि बाबा क्या कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच मानो। मैं तो हैरान हो गया उस दिन। तो मेरी जब रिपोर्ट कर दी सीनियर को कि ये कहीं बाहर जाता है, ये ठीक नहीं है, सफेद कपड़े में जाता है, पता नहीं कहाँ है। तो मिलिट्री के अंदर आपने गीता पढ़नी है, कुरान पढ़ना, कुछ भी करना है वो आप मिलिट्री में कीजिए, आप बाहर नहीं जा सकते, ये ऑर्डर होता है। तो मेरे को जब बुलाया गया, मेरी रिपोर्ट हुई, तो मेरे को सीनियर ने मेरे को वार्निंग दी। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं नहीं जाऊंगा।
जैसा आप कहेंगे। तो मैं वापस आ गया। परंतु साकार मुरली का एक मुझे बात याद आती थी, क्या कि बच्चे जब कोई तुम्हारे सामने कोई ऐसा विघ्न डाले या कुछ करे तो तुम क्या करो, तुम बाबा के आगे उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख करके बाबा के आगे रख दो। तो मैं अचानक आज, मैं तो कभी इतना इस प्रकार से कोई वो जो योग की स्टेजेस है, मैं तो बस वो शब्द को मैं रिपीट करता था। तो हम मिलते वहां नीचे जमीन के नीचे रहते थे, बैंकर में नीचे थे। तो मैं जब सवेरे उठता था, मैंने क्या किया, सवेरे जब मैं उठता था तो योग में बैठ के उस व्यक्ति को मैं फ्लैश कर देता था और बाबा को कहता था कि इसको ठीक करो। सुना रहा था तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे बताइए कि भी आप क्या हुआ, मैं तो आपको कहा नहीं कि मैं जाऊंगा। उसने कहा ये मैं सोया हुआ था तो आपके ये बाबा जी मेरे सपन में आए। उसने कहा उठो। मैं जब उठा तो मुझे कहा सामने देखो, और कहता है मैंने सामने देखा तो दो लाइनों में, एक लाइन में बहनें बड़ी लंबी लाइन, दूसरी लाइन में भाई और बड़े लंबी लाइन, दोनों व्हाइट कपड़ों में आगे बढ़ रहे हैं जैसे सेना आगे बढ़ती हो। तो मुझे कहा आपके बाबा जी ने कि बच्चे आप इनको देखते जाना। कहता मैं देखता रहा। वो थोड़ी देर में जब बिल्कुल पास ही पहुंच के सारे हमारे नजदीक आ गए तो सारे के सारे हनुमान बन गए। तो मैं तो हैरान हो गया, मेरी भी तो खैर वो प्रेज बहुत कर रहा था। तो उसने कहा मैं तो हैरान हो गया, भी सारे हनुमान है ये। तो मैंने कहा साहब एक बात मेरी सुनो, आप किस भगवान को मानते हैं? उसने कहा हाँ मैं मानता हूं, लेकिन मैं किसको? उसने कहा मैं हनुमान को मानता हूं कभी कभी। मैंने कहा साहब वेल एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। मैंने कहा साहब बात यह है कि ये अंदर की पावर है, बॉडी के अंदर इनर एनर्जी है, आत्मा सोल है, उसकी जो स्टेज होती है वो ही दिखाई देती है आगे वाली भावना को। अगर आपकी भावना राम में होती तो ये सारी दोनों लाइनें सारे के सारे हम जो है ये सब आपको राम दिखाई देते। अगर आपकी कृष्ण में भावना होती तो हम सब आपको कृष्ण दिखाई देते। तो वो सुन करके उसके बाद चला गया। उसने बड़ी जबरदस्त सेवा की, वो तो बाद की बात होती है। लेकिन उस दिन मेरे को यह लगा कि सच में बाबा जो कह रहा है बच्चे मैं देवता बना रहा हूँ, ऐसी देवता दुनिया जो आ रही है तुम ही होंगे। सच मानो, गॉड इज ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैं उस दिन लगा कि सच में हाँ देवी देवताओं की दुनिया एक ऐसी बनेगी, ऐसी वो होगा। तो ये जो मैं देखा तब मेरे को एक बहुत बड़ा विश्वास हो गया कि सच में हम बच्चे ही बनेंगे बाबा के, और हम पहले थे और हम ही बनेंगे। और ऐसे करते करते उसके बाद फिर मेरे को दो तीन और मैं बातें थी, लेकिन मैं वो एक सुना दूं। तो मेरे को जो दूसरा बात मैंने देखी कि एक दफा यहाँ हमारे कृष्णा नगर दिल्ली के अंदर ही रात को सारी रात की योग की भट्ठी रखी हुई थी। 50-60 बहन भाई थे, 25-30 साल हो गए होंगे। तो रात को सारी रात का 10 से लेकर सवेरे 5 बजे तक योग था। तो हमारे साथ दादी कमलमणि थी, उसने मुझे कहा कि आप योग कराओ। 11 से 12 में बैठा, तो उसके बाद मैं बैठूंगी। तो मैं योग में ऐसे बैठा तो स्टेज पर, तो ऐसे ही बाबा को याद कर रहा था, दृष्टि भी दे रहा था। तो थोड़ी देर में एक भाई उठ करके मेरे सामने आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। तो मैंने उनसे पूछा भी क्या हो गया। उसने कहा कि अरे भाई आपके तो कपड़ों में से बहुत लाइटें निकल रही थी, मैं देखने आया हूँ। दूसरे दिन मेरे को इतना विश्वास हो गया कि सच में ही बाबा ये कहता है कि बच्चे जितना जितना तुम पॉजिटिव थिंक करोगे, सकारात्मक चिंतन करोगे, ये लाइट का काम करेगा। इसलिए आज देखो पीस ऑफ माइंड के अंदर भी क्या आता है कि लाइट बनो, यू आर लव एंड लाइट, यू आर लव एंड लाइट। मैं बहुत इतनी खुशी हुई, बाबा कमाल की बात है। मैं तो याद तो कर रहा था, परंतु ये तो मेरे को फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन उसने कहा मैंने देखा है आपको कि ऐसी प्रकाशमान क्षेत्र थी। ये दूसरी बात मेरे को देखी कि सच में बाबा कह रहा है कि आपका एक एक विचार कहाँ तक पहुंच सकता है। इसलिए वर्तमान का टाइम तो चल रहा है, बाबा ये कह रहा है कि वर्तमान टाइम ये जो साकाश का है, ये तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे विचार जो है अनेक आत्माओं तक पहुंचेगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ मिलिट्री की बातें, जो छोड़ने की बात आती है तो थोड़ी सी लंबी है, मैं 5 मिनट में पूरा करता हूँ जितना भी आप कहेंगे। तो मेरे को छोड़नी थी मिलिट्री। तो फिर मैं सोचा चलो बाबा से पूछते हैं, क्योंकि मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। मिलिट्री में बैकग्राउंड होती है कि अगर आपने मिलिट्री छोड़नी है, क्या काम है, माता पिता बुजुर्ग हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो हमारे परिवार तो लंबा चौड़ा था, 6 ब्रदर है हमारे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ना मेरे पास कोई बैकग्राउंड थी। पर फिर भी मैंने सोचा चलो बाबा से पूछेंगे।
मधुबन गया ऊपर माउंट आबू में, नीचे तो बना नहीं था, बहुत साल की बात है, समझो सन 72 की बात होंगी। तो बाबा, जहाँ बाबा का कमरा है वो आगे वाला गेट नहीं था, पीछे से एक छोटा सा गेट था। तो दादी, जो व्यक्त बाबा आते थे, नीचे दादी गद्दे पर बैठती थी और वहां से एक एक या दो दो करके मिलते थी। तो मेरे साथ एक सरदार जी थे, चंडीगढ़ से हम गए थे। तो जब हम अंदर गए, बाबा के सामने बैठे, तो हम आपको क्या बताएं, आप सब सुन रहे होंगे बहन भाई, अरे क्या दृष्टि दी बाबा ने, क्या प्यार बांटा बाबा ने। सच बताऊं आपको कि हम तो रोते ही रहे, हम तो आंखों में आंसू बहे और कुछ दिल, मतलब बाबा से मैं पूछूं, ये हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी देर में मैं तो आंसू बहाते वक्त, सरदार जी मेरे से भी पुराने थे। यहाँ मैं वो बात इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि बाबा कहता ज्ञान और भावना दोनों का आप बैलेंस रखो। तो उस व्यक्ति की भावना बहुत थी बाबा में, ज्ञान भी पूरा समझता था लेकिन भावना बहुत थी। उसने फट पूछा मेरे से भी पहले, बड़ी हिम्मत करके, कि वो बाबा को बाबा नहीं कहता था, वो कहता था महाराज जी, पंजाबी में कहता था महाराज जी, मुझे ये एक मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तुसी हल कर दो, आप हल कर दो। तो बाबा ने बड़े ध्यान से देखा उसको, बहुत प्यार से, क्या बताएं हम आपको, इतना प्यार बाबा का, इतना प्यार। तो देखते देखते बाबा ने कहा कि बच्चे, मेरे को अभी तक याद है कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर हो, तो ये ठीक हो, कर्मों के हिसाब से ये कोई बात नहीं। तो बाबा ने, उसने फट सरदार जी ने कहा नहीं महाराज जी, तुसी ये कह दो कि ये तुम्हारी टांग, उसकी टांग की प्रॉब्लम थी, चलना मुश्किल था, लाठी लेके चलता था, कि ये टांग ठीक हो जाएगी, वरना टांग ठीक हो जाएगी। तो बाबा से कहलवा के छोड़ा। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, ये ठीक हो जाएगी। हम क्या बताएं आपको कि मेरे तो हिम्मत हुई नहीं। मैंने फिर थोड़ी देर के बाद बाबा से मैंने पूछा कि बाबा मेरे को तो यहाँ इस सेवा में लगना है। बाबा ने मेरे से ये नहीं पूछा क्या करते हो, मिलिट्री में हो या क्या करते हो। बाबा के एक शब्द मुझे अभी तक याद आती है, बाबा ने कहा बच्चे आप जल्दी आने वाले हो। बस ये मैंने सुन लिया और पक्का कर लिया कि ये बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है। हम आ गए और जब चंडीगढ़ पहुंचे तो अगले दिन हमने देखा, सरदार जी को देखा, सवेरे की क्लास में सरदार जी जैसे घोड़ा चलता हो बिना लाठी के, ऐसे आ रहे हैं दोनों टांगों से चल करके। उसने आकर के जब सुनाया तो मैं तो हैरान होकर, मैं तो बिल्कुल पास में था, उसमें सुना था मैंने सारा। तो ये बाबा कहता है ज्ञान और भावना, ये दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और ये दोनों चीजें जो है बहुत जबरदस्त काम करती हैं। और कहो तो 2 मिनट और ले लेता हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सिर्फ विनाश की बात सुना दूं आपको। ऐसे तो बहुत कई बातें बहुत दिल करता है सुनाते सुनाते, हम तो बैक में चले गए आज से 50 साल पहले। भाई सभी को आपको मैं थैंक्स भी करता हूं। मैं आपको सुना रहा था कि जब मैं गोवा में ये किताब पढ़ी थी तब मेरे को दिमाग में आया कि फटाफट जो है ये तो बता देना चाहिए गांव में जाकर के, परिवार वालों को। छोटा सा गांव था, गांव में भी बता देना चाहिए जाकर के कि शिव जी आ चुके हैं, नई दुनिया बन रही है और इस पुरानी का विनाश होने वाला है। पहले भी विनाश का एक नशा होता था। विनाश हम चाहते नहीं है लेकिन दुनिया का परिवर्तन चाहते हैं। खैर मैं जब मेरी चंडीगढ़ से पोस्टिंग होगी चंडीगढ़ में, तो मैं आते ही 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो नशा बाबा कहता है तुम्हें हमेशा रहना चाहिए। तो मैंने जब वो एप्लीकेशन उसको दी तो उसने कहा आप अभी कल परसों तो आए हो यहाँ पर, 5-6 दिन तो आए हुए, आप आते ही छुट्टी मांग ली। मैंने कहा साहब जरूरी काम है। अब वो कहता क्या जरूरी काम है। अब मैं उसको क्या जरूरी काम बताऊं, मुझे जाके बताना है गांव के अंदर। मैं तो अभी सेंटर पर भी नहीं गया था। मैंने कहा जल्दी तो बता दूं जाकर के। मैंने कहा जी साहब जरूरी काम है। उसने कहा काम क्या है। मैंने कहा साहब मैं कल शाम को आ जाऊंगा, जरूरी काम मेरा है, मैं आके कल शाम को मेरा पक्का है। उसने कहा पक्का, हाँ। तो उसने फटाफट साइन कर दिए। पता नहीं क्या बाबा ने टच किया उस समय, बहुत साल पहले की बात है, सन 69 के स्टार्टिंग की बात है। खैर मैं चला गया, गांव गया। गांव में जब लास्ट बस होती है वहां से 5-6 किलोमीटर वाली लास्ट बस निकल गई और सर्दियों के दिन थे और मैं फिर वहां से पैदल चला दौड़ा। ओम शांति में सीख गया था, ओम शांति करते करते मैं दौड़ दौड़ करके गांव पहुंचा। और जब मैं गांव पहुंचा, घर पहुंचा, तो घर में मेरे ब्रदर थे। वो तो उसने देखा कि जगरूप आया है
उसने कहा कि आओ आओ भाई, अभी रात, सब गांव वाले जल्दी सो जाते हैं, 9:30 पौने 10 तो बज ही गए थे। उसने कहा कि अभी खाना खाओ और सवेरे मिलेंगे सारे। अच्छा, मेरे तो दिमाग में था, मैंने कहा सभी को जगाओ भाई, मैंने कुछ सुनाना है। उसने कहा क्या सुनाना है? मैंने कहा भाई सबको बोलो, सब मैं सुनाऊंगा। तो उसने जब सारे, तो मैंने कहा मैं बता दिया कि भी शिव जी आ चुके हैं, नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला जल्दी, आप जो है ना बाकी चिंता ना करो, सब बिना जाना है, दुनिया बदल रही है। उसने कहा बस पूरा हो गया? मैंने कहा हाँ पूरा हो गया भाई। उसने कहा खाना खाएंगे? मैं कहा खाएंगे। हमने खाना खाया, सो गए। और सवेरे क्या हुआ, मैं आपको नशे की बात ये सुना रहा हूँ कि क्या कमाल है बाबा की। सवेरे मेरा ख्याल 4 या 3:30 का टाइम था, तो क्या हुआ, जोर से शोर शोर से आवाज आई, आग आग आग। जब बाहर निकाला, मेरे ब्रदर ने कहा बाहर देखा, तो बाहर जब देखा तो 10-12 मकान छोड़ करके हमारे चाचा जी का, अंकल का बाहर सोए हुए थे, वो रजाई लेकर के, और वो सिगरेट पी रहे थे। और पीते पीते उसकी रजाई को आग लग गई। फिर घास फूस था गाँव में, तो उसको आग लग गई। जब देखा तो लपटें निकल रही थी। गाँव में लोग जब है सारे इकट्ठे हो गए, और जब मैंने देखा तो लपटें निकली, तो मैं तो हैरान हो गया। अब मैं सोचा काम शुरू हो गया भाई। तो मैंने कहा मैंने रात को क्या कहा था आपको? मैंने ब्रदर को ये कहा, मैंने आपको रात को क्या कहा था? उसने कहा ये तेरा विनाश नहीं है, ये चाचा के रजाई को और सारे जो है उसको आग लग गई है, चल बाल्टी ले पानी की, जल्दी जाके बुझा। तब भी मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये चलो कोई बात नहीं, बुझाने चले चलो, लेकिन ये है विनाश शुरू हो चुका है, हमारे गांव से शुरू हो चुका है। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बाबा कहता है बच्चे, दुनिया का परिवर्तन है, तुम्हारे अंदर जो है क्या नशा था, खुशी होनी चाहिए। 2 ही बातें बाबा मांगता है कि तुम्हारे अंदर नशा या खुशी क्या होनी चाहिए। तो ये जो बात थी, मैं उसके बड़े हैरान हुए। तो मैंने कहा कि चलो वो तो लंबा टाइम चल गया है, लेकिन ये एक नशा था, इसलिए बाबा कहता है तुम्हें वो नशा तुम्हारा कम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही मैं एक और, जो चित्रशाला में मैं दिल्ली पहुंचा, उसका भी एक कारण था। टाइम मेरा ख्याल आपका हो गया है, कहो तो सुना दूं, नहीं तो फिर टाइम देंगे। मैं सोचता हूँ 1 घंटा हम पूरा ही लेंगे, दूसरा सेशन एक रखेंगे। जी इसमें तो कितना भी करेंगे तो आपकी बातें पूरी नहीं होनी है। और हम तो, वो कहते हैं ना, वो पहले स्टार्टर, भोजन के पहले स्टार्टर होता है, जैसे सूप लिया, सलाद लिया, स्टार्टर हुआ। तो आज जी का जी सेशन हम एज ए स्टार्टर ले लेते हैं कि भाई जी जी स्टार्टर तो ले लिया, अब जो है वो रियल जो खाना है वो हमें वो नेक्स्ट स्टेशन में मिलेगा, रियल भोजन उस टाइम पे होगा। तो एज ए स्टार्टर इसको हमने स्वीकार कर लिया, ठीक जी है। जी बहुत आनंद आया। ड्रामा जी में आज जी जितना था उतना हम सुन पाए, और जी ड्रामा में निश्चित रूप से आगे ये नूंद है कि हम आपको अभी सुनेंगे। तो बहुत जी जल्दी की डेट एक फाइनल करेंगे। पूनम बहन ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर जयंत भाई जी भी है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहे? हाँ, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति डॉक्टर साहब, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, आपको देखकर मैं आ गया, यूट्यूब पर देखा आपको। जी जी मैंने कहा अरे ये तो प्रोग्राम जो जगरूप भाई का चल रहा है, हमारे बचपन के साथी। हाँ यस यस हाँ, साथ में भट्टी भी की थी और साथ जी में मीटिंग में भी मिलते रहते हैं। तो आपको देखकर खुश हो गया, मैं जल्दी जूम में आ गया। जी तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने स्टार्टर लगा दिया है। अभी गाड़ी आगे कब मिनेश भाई चलाते हैं वो देखते हैं, क्योंकि हाँ, जरूर कोई तो डे होगा खाली उनके लिए, जी क्योंकि जी हमारे यहाँ तो ये सीक्वेंस लगती है ना, इसलिए जी जी इसलिए फिर भी अभी पूनम बेन भी है ना मददगार, तो बहुत अच्छा स्टार्टिंग हुआ है। आपने भी विनाश से स्टार्ट किया, अभी स्टार्टिंग में तो यही बताया कि कैसे आग लगी। तो ये अभी सतयुग अभी दिखाने का बाकी है आपको, इसलिए फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई आपने। हम सब खुश हो गए, सभी खुश हो गए ना भाई, हाथ खड़ा करके धन्यवाद करो। ये देखिए आप, उसमें सभी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। ओके, हमारा भी धन्यवाद सबको, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत ये धन्यवाद। हमारे
मिनेश भाई को खास धन्यवाद दो, सबको मिलाते रहते हैं, सभी को बुलाते रहते हैं। पूनम बेन भी दिल्ली का परिचय करा दिया हमको। पूनम ये बेन, सारा श्रेय तो पूनम बेन जी को जाता है डॉक्टर साहब। हाँ, दिल्ली का सारा, हाँ। हाँ जी जी तो जी दिल्ली में एक एक के बाद एक एक हमको हीरो एक्टर मिलते जाते हैं, हम भी हीरो बनते जाते हैं सब। जी तो ये बहुत हमारे बढ़िया। भाई बहन भी बहुत खुश है। शिव कुमार भाई भी हर रोज आते हैं, उनको देखकर खुश होते हैं हम। शिव कुमार भाई हमारे जी मधुबन से रिप्रेजेंट करते हैं, पूनम बेन दिल्ली से है, शिव कुमार भाई तो बहुत पुराने बाबा के लाडले बालक बच्चे। जी हाँ, जी अच्छा अनुभव सुनाया हमको, 2 बार तो सुनाया, अभी भी सुनाते रहेंगे, क्योंकि वो तो बाबा के साथ रहे हुए हैं ना, जी 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 इसीलिए इनके पास के अनुभव सुनने में बड़ी खुशी होती है। जी 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 तो हाँ, शिव कुमार भाई हर रोज भले आते रहिए, हमको आपको देख के भी खुशी होती है कि मधुबन हमारे साथ है, इसीलिए जरूर आया करिए। हाँ, वैसे तो आप दिल्ली के भी हो, आज मुरली में सुना है हमने। जी जी तो वैसे हाँ, पर ओरिजिनल तो मधुबन के ही है ना, भले अभी दिल्ली में रहते हैं। जी 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 हाँ, तो आपको देखकर तो मधुबन याद आता है हमको। हमने तो मधुबन में ही उनको देखा, पाया है, मिले हैं। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ। सगरुप भाई, जी 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 हमारे युगल चंपा बेन है जो भी आपको याद दे रहे हैं, तो आप बोलो कुछ। हाँ जी हाँ जी हम हमारी भी याद है। आपकी फोटो नहीं आ रही मेरी। आपका वीडियो बंद क्यों हो गया? आज हाँ आपको यही मिलने का मौका मिला जूम जूम के माध्यम से। जी जी वैसे जी तो आपको बहुत देखा है और आपके चित्रों के द्वारा भी आपकी प्रत्यक्षता सारे जी जी इंडिया में हो रही है, जी जी परंतु आज जूम के माध्यम से मिले तो बहुत बहुत खुशी हुई। आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी बातें याद दिला दी हमें। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके जी, सभी को मैनी मैनी थैंक्स, मैनी मैनी ओम थैंक्स। शांति जगरूप भाई जी, ओम जी शांति। ओम अभी शांति तो रंजीत जी। आपने आज तो अपने अनुभव का सिर्फ टेस्ट कराया है, देरी अच्छा हो गई कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पुरुषार्थ तो लगातार चल रहा था समय जी पर जी पहुंचने का। लेकिन जी जी अभी आपके बहुत सारे अनुभव हमारी आदरणीय कमलमणि दादी जी के साथ, बड़ों के जी जी साथ जो भी हैं वो बहुत सारे हैं आपके पास, और जी जी चित्रशाला के भी, आपके मेले करने के भी बहुत अनुभव आपके खजाने हैं। तो वो एक दिन का जरूर जो है बीच में जैसे ही टाइम निकलता है विनीश भाई बताएंगे, तो जरूर सभी सुनना चाहेंगे। वो आपका ड्यू जी रहा, आगे का अनुभव वो सुनना ही है सबने। जी बिल्कुल ओके ठीक है। तो थैंक्स। स्वागत करें हम आज तुम्हारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत करें हम आज तुम्हारा। मधुबन में तुम आए हमारे, मधुबन में तुम आए हमारे, हृदयों पर तुम छाए हमारे, हृदयों पर तुम छाए हमारे, धन्य हुआ है भाग हमारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा। हम शांति जगरूप भाई, वेलकम बैक, स्वागत है आपका, वेलकम। उस दिन थैंक यू भाई साहब, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
उस दिन थोड़ा सा ही सुनने का मौका मिला, लेकिन आज ड्रामानुसार पूरा 1 घंटा हमें मिलने वाला है, तो इसकी हमें खुशी है। उस दिन तो आपने थोड़े से ही समय में, लेकिन जिसको कहेंगे धुआंधार एंट्री की, तो आज धुआंधार बल्लेबाजी होगी। पूनम बहन ठीक कह रहे हैं ना? तो आप अपने मन की बात रखे, फिर भाई साहब को सुनेंगे। पूनम बहन। ओम शांति। प्यारे शिव बाबा, हम सब बच्चों को ड्रामा का पार्ट पक्का करवाते हैं कि ड्रामा में अचानक अचानक के दृश्य को देखने की भी हमारी आदत बनी रहे, साक्षी भाव भी हमारा बना रहे। तो पिछली बार 45 वर्षों से समर्पित जीवन के ज्ञान योग के अनुभवी हमारे महारथी भाई जगरूप जी, जिनकी अनुभवों की शुरुआत हुई, लेकिन बाबा ने हम सबका टेस्ट लेने के लिए कि हम ड्रामा के पट्टे पर अच्छी तरह से खड़े हैं या नहीं, ये चेकिंग जो है इनके द्वारा करवा दी। तो ड्रामा इतना मजबूत है कि बाबा को लगा कि इनके अनुभव तो सबके सुनने लायक है, क्योंकि एक मिलिट्री में कार्य करने वाले व्यक्ति का सेकंड के अंदर बाबा पर निश्चय हो जाना, सेकंड के अंदर नई दुनिया आने वाली है, उसका इतना नशा चढ़ जाना कि सब कुछ छोड़कर रात्रि में दौड़ते भागते भी गांव वालों को सूचना देने जाना, अपने आप में अगर आप देखो तो एक रमणीय की स्टोरी से कम बात नहीं है, लेकिन है ये रियलिटी कि इतना रूहानी नशा भ्राता जी को छा गया था कि कैसे जो है वो सोचते कि जल्दी जल्दी जो है सबको मैं ये बात बताऊं। तो हमने यहाँ तक जो है इनकी जीवन कहानी पिछली बार सुनी थी, जो कि शुरू ही हुई थी, और आज विभिन्न अनुभवों के साथ फिर हमारे समक्ष हमारे बीच में पधारे हैं। तो शिव स्मृति जूम चैनल की ओर से, सभी कला संस्कृति प्रभाग के भाई बहनों की भी ओर से आपका तहे दिल से, खुले मन से पुनः पुनः स्वागत है। और एक विशेष बात कि हमने आज इनको अचानक ही कहा, इसलिए ड्रामा का पार्ट पक्का करने की बात कर रहे कि अचानक होना यहाँ से था, शालीमार बाग से आज का अनुभव, लेकिन जो है ड्रामा अनुसार कल इतना आंधी तूफान था कि 2 दिन कल की लाइट गई हुई और अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। तो कैसे भाई साहब से मैंने अचानक कहा कि नहीं आज आपको ही करना होगा, तो इन्होंने भी यस ओके कर दिया और इस तरह से हमको इतना इजी कर दिया। तो प्यारे बाबा ने आज इनकी मदद की कि हम सबसे भी पहले उपस्थित हो गए, तो इसलिए आपका पुनः पुनः स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। वाह, तो भाई साहब पहले आप शुरू करें। जी बहन जी, पूनम बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब भाइयों का, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, सारे दैवी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 10 सेकंड के लिए थोड़ी रिक्वेस्ट है कि सभी हम 10 सेकंड के लिए अपने मस्तक पर चमकती हुई मणि को, और शिव बाबा की किरणें हम सबके मस्तक पर आ रही हैं, और मम्मा का व्यक्ति मास चल रहा है, एक आंख में बाबा एक आंख में मम्मा, ये विजन हम 10 सेकंड के लिए करेंगे, फिर हम शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। हम यस पूनम बहन, ओम शांति। अचानक का पाठ हमें भी पक्का हो गया है, तो पीछे हम शेयर किया था, बहुत अच्छा लगा। आपको तो लगा होगा, हमें तो और अच्छा लगता है, पुरानी बातें जो है ना वो याद आती हैं। तो वो फिर से मुझे सीन याद आ रहा है कि जैसे मेरे को गोवा में ये पता चला, थोड़ी 2 लाइनें पढ़ी थी, उसमें मैं तो ब्रह्मा कुमारी को और ब्रह्मा किसी को नहीं जानता था। मैं तो बहनों का भी देखा था, ब्रह्मा कुमारी बहनें होती हैं, आज तो मैंने सुना नहीं था, क्योंकि हम तो मिलिट्री वाली लाइफ थी हमारी तो। लेकिन वो 2-4 लाइनों ने पढ़ के जब दूसरे दिन का भी लेसन पढ़ा, तो मैं हवा में उड़ने लगा।
जैसे मैं बताया था आपको कि मैं बॉडी को नीचे देखा और मस्तक पर हीरा देखा, ये शेयर किया था आपसे। लेकिन मैं हैरान हुआ कि मेरे को पता न चले भी हो क्या रहा है, मैं इतना उड़ रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे। ऐसा आनंद, ये तो अभी हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं, लेकिन वो इतना हल्कापन, किताब पढ़ते पढ़ते 2-3 लेसन पढ़ते मैं तो फिर सारे कपड़े भी वाइट कर लिए, इवन जूते भी वाइट, सॉक्स भी वाइट, सब कुछ ओम शांति सब कुछ सीख गया था मैं। लेकिन जैसे कि हवा में उड़ रहा हो, तो इस प्रकार की मेरी वहां शुरुआत थी। तो पीछे हमने छोड़ा था कि जब हम बाबा के पास गए, व्यक्त बाबा पंजाब में आए हुए आपने क्लास करना शुरू कर दिया। जी। तो जब हम बाबा से, मैं बता रहा था लास्ट टाइम कि जब हम बाबा के कमरे में, व्यक्त बाबा आए हुए थे, नीचे गुलजार दादी नीचे जो गद्दा बिछा हुआ है वहां बैठती थी, तो उसमें मैं एक सरदार जी जैसे पहले बताया था हम गए। तो वहां पर जो बाबा से मैंने हिम्मत करके, क्योंकि ये तो सुना था कि भगवान प्यार का सागर है, लेकिन वो प्यार कैसे बांटता है वो हमें अनुभव ना सुना था, ना देखा था, ना रियलाइज किया था। लेकिन उस समय वो कैसे बच्चों को प्यार बांटता है, कैसे वाइब्रेशन देता है, तो वो मैंने अनुभव के साथ फिर हिम्मत करके, जैसे मैं पूछा बाबा से, पूछना था कि मिलिट्री छोड़नी थी, तो बाबा को मैंने सिर्फ इतना कहा, बाबा मुझे इस सेवा में लगना है। तो बाबा का मुझे ये पहला वरदान था। बाबा ने और कुछ नहीं पूछा कि आप क्या सर्विस करते हो, मिलिट्री में हो या क्या हो, तो बाबा ने ये शब्द कहे कि बच्चे आप जल्दी आने वाले हो। और मेरे को ये पक्का निश्चय हो गया कि भगवान ने कह दिया, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड थी नहीं मिलिट्री छोड़ने की, कोई पॉइंट नहीं था। खैर मैं आने के बाद मिलिट्री में मैं 6 महीने के बाद एप्लीकेशन दे दी, तो शायद 1.5 साल के बाद मेरे को एक लेटर आया। वहाँ मैं अम्बाला में था, तो अम्बाला में जो हमारा सीनियर था उन्होंने मुझे फोन किया कि भी एक वैकेंसी आई है, मिलिट्री छोड़ सकते हैं। मैंने कहा मेरा नाम फटाफट कर दो और किसी को बताना मत। खैर उसने नाम भेज दिया मेरा, और कुछ दिन के बाद जो है मेरे को जबलपुर जो हेडक्वार्टर होता है, जहाँ मैं सिग्नल्स में वायरलेस में काम करता था, वो हेडक्वार्टर है, वहां से मेरी सारी जो है वो डिस्चार्ज होना था। वहां मुझे जाना था, 40 दिन वहां रहना था सारे कार्यक्रम के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वरदान बाबा के कैसे होते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मिलिट्री के अंदर, तो वहां उससे पहले मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा से मैं इसी बीच में 1-1.5 साल के बाद मैं फिर व्यक्त बाबा से अम्बाला से पार्टी गई थी। तो जब मैं वहां पहुंचा तो एक पार्टी लुधियाना से आई हुई थी, तो लुधियाना के नजदीक हमारा गांव है, तो मैं सोचा कि व्यक्त बाबा तकरीबन रोज आते थे, भट्टी की स्टार्टिंग थी, तो जो लुधियाने वाले थे, कुमार थे, उन्होंने भट्टी का प्रोग्राम रखा था 2 दिन का। तो मैं उस बहन को कहा, लुधियाने वाली बहन को, कि मेरे को भी 2 दिन डाल दो। तो उसने कहा कि आप तो अम्बाला की पार्टी से आए हैं, क्योंकि मैं मिलिट्री में अम्बाला में था। तो मेरे को बड़ा संकल्प उठा, मैं कर उस बहन जी को कुछ कहा नहीं, तो मैं जाके अपने ऊपर एक जो हवाई महल छोटा कमरा है ऊपर, वहां जाके रहता था, वहां जाके मैं बैठ गया। तो बाबा आए हुए थे, जब गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, लेफ्ट साइड में जो लिटरेचर का डिपार्टमेंट था, उसके ऊपर इंद्रप्रस्थ है 2 कमरे, तो बाबा उसमें आए हुए थे, भट्टी उसमें थी। शुरुआत बाबा ने भट्टी से करनी थी। तो क्या हुआ, मैं बाबा से ऐसे कह रहा था कि क्या बात है, आपसे मिल क्यों नहीं सकते हैं आप, तो ये जरूरी कि नहीं मैं वहां से आया हूँ और आपसे नहीं, आप तुम्हारे पिता है, मतलब जैसे बच्चा बाप से बात करता है। थोड़ी देर के बाद एक भाई आया, तो उसने मुझे कहा कि आपको दादी चंद्रमणि बुला रही है, बाबा आए हुए। मैं हैरान हो गया। मैं जब पहुंचा तो दादी चंद्रमणि बैठी थी, बाबा व्यक्त बाबा आए हुए थे, तो मेरे को आगे बिठा दिया। दादी ने कहा इधर आओ। तो बाबा ने दृष्टि दी। सच बता रहा हूँ आपको, क्या क्या बताएं, वो सीन क्या से क्या कर देते हैं, दुनिया बदल देते हैं। तो बाबा ने दृष्टि देते देते मुझे फिर बाबा ने कहा कि रियल गोल्ड की क्या निशानी है। तो हम तो चुप रहे, बोल ही नहीं सकते थे, इतनी वाइब्रेशन, इतनी प्यार था। तो फिर बाबा ने कहा, देखो रियल गोल्ड हर जगह से मोल्ड हो जाता है,
ये वरदान दूसरा था मेरे को, ऐसे तो बहुत मिले हैं लेकिन ये 2 तो मेरे को याद है। उसको मैंने पक्का कर लिया कि हर जगह से मोल्ड होना है, जहां भी जाएंगे बाबा की सेवा में जाएंगे, आगे हैं कुछ भी हो जाए, हर हर व्यक्ति के साथ, हर बहन, हर परिस्थिति में मोल्ड होना है। खैर वहां से मैं चला गया ये वरदान लेकर के। जब मेरे को छुट्टी हो गई तो मैं फिर ये दोनों वरदान पक्के करके फिर मेरे को जाना था वहां पर जबलपुर, जो हेडक्वार्टर में बता रहा था, डिस्चार्ज के लिए। वहां में जब कृष्णनगर थोड़े आगे थे मेरे को, क्योंकि मैं पहले जलंधर में एक मेला था 74 में, मैं वो बीच में सुना दूं आपको कि वहां दादी प्रकाश मणि ने उद्घाटन किया था जलंधर के मेले का। तो दादी ने दादी चंद्रमणि से पूछा कि कोई आपके पास कुमार है कि जो मुझे 3 मास के लिए चाहिए। तो दादी चंद्रमणि का तो फेथ था हमारे पर बहुत, हमें तो पालना मिली हुई थी दादी की। दादी ने कहा हाँ। उसने दादी ने मेरे को बुलाया, दादी ने मेरे को दादी के आगे खड़ा कर दिया, दादी प्रकाश मणि के आगे। उसने कहा ये सारे काम करेगा? तो दादी ने कहा हाँ ये करेगा। मैं तो चुप रहा, लेकिन दादी ने कहा ये सब ऑलराउंडर है। तो दादी ने कहा आपको 3 मास के लिए कहीं भेजना है, आपके कोई परिवार का सीनियर आया हुआ है कोई? तो मेरा ब्रदर जो मेरे से बड़े डॉक्टर हैं, एक वो आए हुए थे, एक सबसे बड़े ब्रदर मेरे मेला देखने आए थे, ज्ञान में तो नहीं थे वो, तो वो भी मेला देखने आए थे। मैंने कहा हाँ दादी जी हमारे बड़े भाई आए हुए हैं दोनों। तो मैं वो दोनों आए तो दादी ने उनको कहा कि मैं 3 मास के लिए इनको छुट्टी दें तो कहीं सेवा के अंदर लगाना है। तो उन्होंने कहा 3 मास तो ठीक है, फिर उसके बाद तो आ जाएगा ना? दादी ने कहा हाँ उसके बाद आ जाएगा। तो मेरे को दादी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम इलाहाबाद चले जाओ। तो मैं ये सर वरदान की बात करता हूँ दादी के, किस प्रकार बाबा का वरदान काम करता है। तो मैं दादी ने कहा इलाहाबाद चले जाओ, वहां मेला लगा हुआ है कुंभ का 1 मास का, तो अब हम मेला सीख लो जाके, और फिर मैं आपको बताऊंगी। वहां दिल्ली से मेला लेके अहमदाबाद जाना है, 3-4 मेले करने थे, ट्रक लेके जाना था। तो मैं जब वहां दादी ने मुझे वहां से भेज दिया, मैं 5-6 दिन के बाद इलाहाबाद की टिकट करवाई, वहां चला गया मेले में। कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो वहां मैं 1 मास का मेला था, वहां मैं 28 दिन रहा। वहां 5-6 एकड़ जमीन मिली थी, जो यूपी के डॉक्टर गुप्ता जी हैं जो इंचार्ज थे यूपी के, तो उन्होंने मैंने कहा जी मैं दादी ने भेजा मेरे को। तो वहां 5-6 एकड़ जमीन मिली थी, बड़ी उबड़ खाबड़ जमीन थी, बहुत ठीक करना था। तो उन्होंने कहा आप इस सेवा के अंदर जो है ना, एक वो ट्रैक्टर थे 2-3 ट्रैक्टर, तो उसने कहा कि 30-40 भाई जो वर्कर हैं जो है वो जो है मजदूर, वो इनसे करवा दो। तो हमारे एक मिलिट्री के अंदर हार्ड वर्क करने का वो बड़ा संस्कार था। तो हमने क्या किया, और ट्रैक्टर से या मजदूरों से लेके 1 हफ्ते के अंदर जो है ना वो सारा क्लियर कर दिया। कि वहां 28 दिन के बाद जब टेलीग्राम आई दादी प्रकाश मणि की कि आप दिल्ली चले जाओ, वहां मेला एक और तैयार हो गया है, उस मेले को लेके आप अहमदाबाद चले जाओ। मैं दिल्ली पहुंचा, मेला थोड़ा तैयार होने में देरी थी, दादी कमलमणि और भ्राता आत्म प्रकाश जी थे वहां पर। तो 12-13 दिन मैं यहाँ पर रहा कृष्णानगर में। तो यहाँ भी एक चित्रशाला में काफी वो थे, कैलेंडर पड़े थे, कुछ पुराना सा मकान था। तो यहाँ मैं 12-13 दिन में वो सारा सफाई करके चूना उना लेकर के खुद ही जो है कूची से, पहले तो ब्रश नहीं होते थे, कूची होती थी, उससे कर दिया। 12-13 दिन के बाद मैंने मेला लेकर के मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद के बाद फिर मेला एक और किया, फिर मेला लेकर के फिर मैं दिल्ली रजौरी गार्डन मेला था वहां लेके आ गया। तो मुझे दादी कमलमणि ने और आत्म प्रकाश भाई ने कहा कि आप यहाँ रहेंगे कृष्णानगर में। मैंने कहा मैं दादी प्रकाशमणि जो मुझे कहेगी वही करूंगा। तो कहते चलो हम चलते हैं। तो मैं आत्म प्रकाश भाई और दादी कमलमणि जो थी वो वहां मधुबन पहुंचे। तो जैसे ही हम मधुबन पहुंचे तो दादी से पूछा, दादी ने कहा कि भी आपका क्या विचार है? मैंने कहा जैसे दादी जी आप कहें। तो मैं जो है वहाँ कृष्णानगर रहने आ गया। तो वहां से फिर मेरे को ये जाना था उसके लिए सर, डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि वो टाइम मेरा बाकी था। वहां से मैं घर गया। घर से मैंने सामान वगैरह लिया सारा, अपना खाने पीने का, मिलिट्री वर्दी थी, 2 एक और पे बुक होती है, तो फाइनल करना था। तो उसके बाद मैं जो है वो लेके मैं फिर दिल्ली आया। दिल्ली दादी कमलमणि से पत्र लिया कि मैं वहाँ जबलपुर में आश्रम पर खाना वाना खाऊंगा। तो मैं सब कुछ लेके स्टेशन पर गया। तो स्टेशन पर जाके देखा, श्याम बिहारी
तो स्टेशन पर मैं चार्ट देख रहा था आपका रिजर्वेशन का। तो मैं जब चार्ट देख रहा था, पीछे से मेरी सारा अटैची और बैग ये सारा कुछ जो है ना वो ले गए, तो वो चोरी हो गया। फोटो नहीं आ रही। तो वो चोरी हो गया। तो जब पीछे देखा सब कुछ, मैंने कहा भी काम, पैसे भी नया कैश था, पैसे थे, मिलिट्री वर्दी थी, सब कुछ उसमें था, सब कुछ चोरी हो गया। उनकी फोटो यहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए, उनकी यहाँ आनी चाहिए। ठीक है। तो मेरे को फिर काफी लगा कि सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि उसमें जो खास थी कि मिलिट्री की पे बुक थी होती है, वो भी उसमें गुम होगी सारा कुछ। तो मेरे को आया, क्योंकि मिलिट्री में वो गुम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 7 दिन की जेल होती है जी। तो उनकी फोटो नहीं आ रही है, देखो। तो मैं इस डर के मारे कि अगर मैं लेट हो गया, दूसरी ट्रेन सामने खड़ी हुई थी, मैं उसमें ना बैठा, तो मैं अगर मैं लेट हो गया तो मैं उसमें चढ़ गया। तो मैंने कहा चलो फोटो, हाँ उनकी यहाँ आनी चाहिए ना, मेरी वहां आनी चाहिए। ये तो वहीं से अच्छा ठीक है, ठीक। तो मैं जब गाड़ी में चढ़ा तो मेरे को बहुत, मैंने कहा बाबा को बहुत बड़ा इम्तिहान ले लिया आपने, और क्या किया जाए, क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं कि निश्चय टूट गया, लेकिन एक थोड़ा संकल्प चला। तो मैं दूसरी ट्रेन में जब चढ़ा तो रिजर्वेशन तो थी नहीं, तो मैं खड़े खड़े मेरे सिर्फ मेरे पास बचा एक घड़ी बची थी, एक छोटा बैग बचा था जो हाथ में था, और उसमें एक व्यक्त मुरली थी, और 1 रुपए से भी कम नए पैसे थे, 60 या 70 पैसे थे, वो बचे थे। मैंने अचानक ही व्यक्त मुरली निकाली, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन निकाली, और जब पेज खोला उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जहां ब्राह्मण जा रहा है, ब्राह्मण के हर कदम में पद्म होते हैं। मैंने किताब को बंद कर दिया, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत बड़ी, समझो एक विज्ञान प्रॉब्लम्स आई, जो भी था। तो मैंने कहा भी अब चलो बाबा कह रहा कदम, मैं भी इसको राइट मान लिया। इसलिए मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे मुरली में बाबा के वरदान आते हैं या बड़े वरदान देते हैं, बाबा वरदान देता है, उसको हम इतना फेथ कर लें कि ये बिल्कुल होना ही है ऐसे ही। तो खैर मैं उसको ये मान के कि ये चलो ये वरदान बिल्कुल ठीक है। वहां मैं पहुंचा जबलपुर में, और वहां जाकर के जब आश्रम पहुंचा तो आश्रम मैंने बताया बहन जी को, बहन जी मुझे जानती थी, जो रायपुर में कमला बहन जी हैं, जो रिट्रीट सेंटर में है इंचार्ज हैं, तो वो मेरे को जानती थी। तो मैंने उनको ऐसे सारी स्टोरी सुनाई, तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो मैं मिलिट्री से जो है फिर वो सारा कर 40 दिन मुझे रहना था, और अचानक देखो बाबा की मदद क्या हुई कि उसने मुझे कहा, बहन जी ने कहा कि वहां आपके कैंट के पास हमने गीता पाठशाला खोली, 1 हफ्ता हुआ है, और शाम को आपको क्लास वहां करनी है, खाना भी आपको वहां मिला, बहन तो कभी आएगी कभी नहीं जाएगी, आएगी। तो मेरे को तो एक लक खुल गया। तो मेरे पास जब मैं बीच में रह गई बात, जब मैं पहुंचा तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था, ना शेव करने का सामान कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास जो घड़ी बची थी एक, और घड़ी मैंने जो है ना वो गिरवी रख दी, जो मिलिट्री कैंटीन होती है, उससे मैंने 70 रुपए ले लिए। तो मैंने उसको बता दिया, परंतु मैंने कहा, उसने कहा कितने पैसे चाहिए, मैं कहा 70 रुपए दे दो, 60-70 दे दो। उसने मुझे 70 रुपए दे दिए। मैंने शेविंग का सेट खरीदा, ये खरीदा, खरीद करके फिर वहां पर वो एक चमत्कार था कि जो 7 दिन की जेल होनी थी, मुझे ये डर था कि ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। खैर मैं सिविल कपड़ों में, जो हमारे सीनियर थे, बड़े सीनियर थे, जो चीफ थे, उनके पास मैं सीधा वहां अप्रोच करके मैं पहुंच गया। और वहां मेरे को लगा कि भी 7 दिन की जेल तो होनी है, और नहीं तो 15 दिन और कर देंगे जेल। तो मैंने जा करके जब उसके सामने गया तो मैंने कहा सर, मैंने उसको कह दिया, मैं सर आई हैव लॉस्ट माई ईच एंड एवरीथिंग, इवन माई पे बुक लाइक दिस, माई नंबर एंड सो माई नेम सो। तो मुझे उस समय चमत्कार बाबा का हुआ कि वो व्यक्ति जो है वो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो वो खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए, खड़े होके मैं आगे हाथ बढ़ाया तो मैं मिलाया। उसने कहा यू आर ओके, मैंने कहा हाँ सर मैं ओके हूँ, डोंट वरी आप जाओ। तो मैं खैर मैं वो सारा काम मेरा बिल्कुल ठीक ठाक हो के,
और मैं फिर जब शाम को गीता पाठशाला जाता था, वहां की मैं बात सुनाता हूँ आपको कि जो कदमों में पदम, अब मेरी शुरुआत होगी। फिर मैंने एक अपने ब्रदर को चिट्ठी लिख दी, मेरा सब कुछ चोरी हो गया। बड़े ब्रदर को लिख दी, एक छोटे को लिख दी, एक पत्र मैंने मधुबन दादी प्रकाशमणि को लिख दिया कि भी ऐसे ऐसे करके मैं ड्रामा में पास हूँ और ये मेरा हो गया। तो वहां हमारी दादी कमलमणि भी कुदरती पहुंची हुई थी, तो दादी ने वहां से 300 रुपया भेजा। फिर जो है वो जैसे पहले एग्जाम हुआ, फिर बाबा की मदद शुरू हुई। फिर मेरा ब्रदर था, उसने टीएमओ कर दिया 500 रुपया, छोटे बड़े ने कर दिया। मिलिट्री की जो पे थी वो एडवांस में मिल गई दूसरे तीसरे दिन। तब मेरे को, मैं कहा बाबा थैंक्स, आपने इम्तिहान भी ले रहे हैं और आपने पास भी कर दिया है। फिर मैं गीता पाठशाला में शाम को जाता, क्लास करता, तो बहन तो आती नहीं थी, मैं ही करता था। वहां पर आप देखिए कि वहां इतनी अच्छा लगा, अच्छा खींच हुई है, सब बाबा की थी। हम बहनों की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, हम तो भाई थे, फिर भी चलो मुरली सुनाना, ये करना वो करना। 40 दिन के अंदर, अब मेरा काम तो कुछ था नहीं, लेकिन 40 दिन मुझे हाजिरी लगानी थी। 40 दिन के अंदर जो है वो वहां एक 8-9 का ग्रुप तैयार हो गया। थे तो बहुत, लेकिन 8-9 तो कहते हैं हमें वहां ले चलो, मधुबन ले चलो, हमें बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। मैंने कहा भाई साल का प्रोग्राम होता है, उस समय तो साल का था, अभी तो समय के अनुसार समय बदलता है। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि नहीं, मैं फिर बहन जी को फोन किया, फोन ही में बात चला गया। मैंने कहा ये भाई हैं, अभी तो 40 दिन हुए हैं, 40 पूरे भी नहीं हुए हैं, मधुबन जाना चाहते हैं, और बाकी पवित्रता की बात है, ब्रह्मचारी ये रहते ही हैं। मैंने कहा बहन जी को, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो ले चलो। तो वो 8 या 9 का ग्रुप जो है वो मधुबन चला गया, बहन जी भी चली गई, मैं भी चला गया। तो वहां उनमें से 2 भाइयों की मैं बात सुनाता हूँ कि देखो बाबा का वरदान और बाबा के लिखे हुए जो बुक्स हैं हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी के, वो कैसे काम करते हैं। तब मैं हैरान हुआ। वहां उसमें पहले मैं एक सुनाता हूँ कि हीरा सिंह था भाई, उसने मेरे को कहा कि मैं बाबा का नीचे मेरे निकला हूं कैसे। उसने कहा मैंने जगदीश भाई की ड्रामा की किताब पढ़ी थी और मैं तो हैरान हो गया कि इसका दिमाग इतना बड़ा कैसे है, ये भाई कौन है, इसको संस्था जो है वो कितनी तनख्वाह देती होगी। कलकत्ते की बात है, कहता है कलकत्ता में वहां चला गया आश्रम पर, दादी निर्मल शांता दादी उसको मिली। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये किताब का जो राइटर है तो इसको आप तनख्वाह कितनी देते हैं। तो दादी, उसी ने मुझे सुनाया, उसने दादी ने कहा कि ये तो हम बता देंगे, लेकिन 7 दिन आपको आना पड़ेगा, 7 दिन के बाद आपको बता देंगे 8वें दिन हम कितनी तनख्वाह देती है। खैर वो कहता ठीक है। 7 दिन का कोर्स करना था, कोर्स किया, वो पक्का हो गया बिल्कुल ऐसा। 8वें दिन दादी ने कहा बताएं कितनी तनख्वाह है। कहता नहीं अब कोई जरूरत नहीं है। तो वो मेरे को अपनी हिस्ट्री सुना रहा था, तो मेरे को लगा कि सच में ये भी बाबा ने यहाँ भेजा हुआ है। एक दूसरा भाई था, और भी कई जो भाई थे, सारी बहुत अच्छे माने भाई निकली थी जो 8-9 हाथ में ले गया था। एक की मैं और बात सुनाता हूँ। एक भाई ऐसा था, उसने कहा शिव बाबा बिल्कुल ठीक है, नई दुनिया बना, सब कुछ मुझे विश्वास है। वो हनुमान का वो भगत था, पुजारी था। हर मंगलवार को वो तोड़ता था नारियल। उसने कहा कि जगरूप भाई मैं बाकी सब ठीक है, नारियल जरूर तोड़ा करूंगा मंगलवार को, और बाबा से मैं जरूर लूंगा, मेरा नाम ना काटना नहीं। मैं चलो कोई बात नहीं, चला गया। जब हम मधुबन पहुंचे तो मेडिटेशन हॉल जो बाबा की कुटिया के पास वो बन गया था, तो बाबा उसमें आए हुए थे। 400-500 का बैठने का जो होता है, इतनी कैपेसिटी है। तो जब बाबा आए तो वो भाई मेरे साथ बैठा हुआ था, और जैसे ही बाबा आए तो उसने मेरे को 2-4 मिनट के बाद टच किया, हिलाया मेरे को। मैंने कहा क्या बात है। उसने कहा अरे भाई दादी के तो मस्तक पे सूर्य चमक रहा है, और राम कृष्ण ये सारी हैं। तो मैं समझ गया, मैं अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को क्या कह रहा था। मैंने कहा जो मालिक है सबका, वो पिता जो है, कहता वो मेरे को विश्वास था, लेकिन अब पता चला है। फिर आया तो नारियल तोड़ना बंद कर दिया। तो ये मेरे को लगा कि देखिए आत्मा जैसे देवी घराने की आत्मा होती हैं, वो कैसे खिंचती हैं। तो ये फिर जब मैं वापस आया तो उसके बाद मैं 40 दिन के बाद जो है पूरा करके, फिर मैं आपको थोड़ा सा बीच में दादियों के सुनाता हूँ वरदान। ये तो बाप दादा के वरदान थे जो मिलते हैं हमें, लेकिन जो महान आत्माओं के, दादियों के, बड़ों के जो बोल मिलते हैं वो भी हमारे लिए वरदान हो जाते हैं। तो मैं आपको पहले बात दादी चंद्रमणि की सुनाता हूँ।
उसकी 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 जो बोल की शक्ति थी, वो क्या क्या हैरान हो गए हम तो उसको। मैं आपको पीछे शेयर किया था कि जब मैं 1971 के अंदर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थी, तो वहां जिसने मेरे को रोका था, मेरी रिपोर्ट कर दी थी सीनियर ने, तो उसी ने मुझे एक दिन कहा कि मैं अमृतसर जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ चलोगे? तो मैंने कहा सर चलेंगे। तो वो सिगरेट बहुत पीता था और बहुत गंभीर था, बहुत ही डरते थे उसके चेहरे से, बहुत गंभीर व्यक्ति था, लेफ्टिनेंट कर्नल था वो भी। तो मेरे को ओपन जीप थी, ले आया साथ में, तो वो सिगरेट पीता रहा, सारा चुप रहा। तो वो क्योंकि चुप रहना मुझे पता था उसका, तो उसने कहा कि अच्छा मैं अमृतसर पहुंचे। उसने अपना जो भी काम था करके फिर कहता है देखो मैं आपके मंदिर में जाऊंगा, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, आप कितना टाइम लेंगे? मैं कहा साहब मैं आधा घंटा लूंगा ज्यादा से ज्यादा, जितना भी आप कहेंगे। उसने कहा ठीक है, पर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है सर। तो अमृतसर में 44 लॉरेंस रोड में आश्रम था। तो जब वो पहुंचा तो वो बाहर गाड़ी में कहता आप जाओ, मैं इसी में बैठा हूं। तो जब मैं अंदर घुसा आश्रम के अंदर, तो दादी चंद्रमणि लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। कुछ बहनें थी 5-7, वो जो है वो भी वही थी, लेकिन दादी लकड़ी की कुर्सी थी, मुझे पता है। दादी ने को जानती थी, दादी ने कहा आओ जगरूप आओ, क्योंकि मेरे पास मिलिट्री ड्रेस था और हथियार भी मेरे पास था। तो उसने कहा कि कहाँ लड़ाई से आ रहे हो? मैंने कहा दादी यहाँ। तो मैंने कहा दादी मेरा कमांडर है मेरे साथ और वो अंदर नहीं आ रहे हैं, आधे घंटे के टाइम दिया है। तो दादी ने कहा ठहरो ठहरो, तो मैं जाती हूँ लाने के लिए। अब ये सुनिए दादी के शब्द, है इतने सालों की बात, 71 की बात है। क्या कमाल है दादियों की तपस्या की बोलों में। तो मैं थोड़ा लगा कि मैंने कहा दादी हमारा मिलिट्री में तो कमांडर है, कुछ और शब्द जो निकल जाए पता नहीं क्या कुछ हो जाए, ऐसे ईगो होता है ना इनको। तो दादी आई, मैं खड़ा रहा, मैं कहा क्या बोलती है? दादी दादी आके कहने लगी उसको, कमांडर को, हमारे को, कमांडर साहब आप बैठे हैं, आश्रम का पानी भी नहीं पिएंगे? वो ये शब्द सुनते सुनते वो कमांडर पानी हो गया। वो वहां से उठा, दादी के साथ साथ उठा। तो उसने, दादी ने टोली पानी खिला करके उसने कहा कमांडर साहब आप हमारे अंदर जो म्यूजियम बना हुआ चित्र ज्ञान के थोड़ा सा विजिट कर लेंगे? तो वो मान गया। वो तो बहुत ही ढीला पड़ गया, मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन वो तो मैं बाद में देखा। तो वो जब म्यूजियम बहनों ने दिखाने लगी तो आधा पौना घंटा मेरे को हो गया था। टोली खाई सब, मैंने मुरली मुरली सारी सुनी। जब मैं बाहर आया तो देखा तो वो तो म्यूजियम जो है अभी 2-3 चित्र बाकी थे, आधे पौना घंटा हो गया समझते हुए। मैंने कहा सर मैं खाली हो गया, चले? तो मेरे को इशारा करता है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। उसने कहा ठहरो ठहरो अभी। खैर वो सारा समझने के बाद फिर उस व्यक्ति की सेवा आप देखिए, दादी के जो है वो देखिए शब्द कैसे आत्मा को ढाल देती है प्रकंपन से। फिर जब वो आए मिलिट्री के अंदर, हम आए तो 5-7 दिन के बाद वो उसने क्या किया, उस मिलिट्री के जो अफसर थे वो मैं समझता हूँ कोई 30-32 अफसर थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक बड़ी गाड़ी होती है, सबको उसमें बिठा करके अमृतसर मेरे भी नहीं खुद ही ले गया। सारा म्यूजियम दिखा करके वापस आया, 30-40 किलोमीटर था वहां से अमृतसर। जब वापस आया तो मेरे को बुलाया, उसने कहा कि जगरूप देखो मैं आज क्या किया। मैंने कहा साहब क्या किया? उसने कहा मैं सबको वहां ले गया आपके मंदिर के अंदर। तो उसके बाद तो खैर उसकी सेवा पता नहीं क्या हुई, लेकिन वहां मैंने देखा कि उस व्यक्ति के अंदर इतना उल्लास और जोश था। तो ये दादी चंद्रमणि के बोल थे। दूसरी दादी चंद्रमणि की बात मैं आपको सुनाता हूँ कि हमारा तो छोटा सा गांव है, छोटे से गांव के अंदर उस समय दादी चंद्रमणि जो है वो गांव में आई। अचल बहन थी, दादी चंद्रमणि थी, 1-2 बहनें और थी। और गांव में आई तो गांव में तो हमारे तो फ्रेश लैट्रिन वगैरह नहीं थी। तो दादी ने कहा मैं रात को यहीं रुकूंगी। तो मैं तो हैरान हो गया कि भी फ्लैश नहीं है, कुछ नहीं, कैसे कैसे होगा। देखिए वो दादियों की क्या तपस्या। दादी रात को वहीं रुकी और वहीं रुकी, दादी ने खाना खाया रात को रुक करके, और सवेरे जो है वो बाहर ही जैसे बाथरूम हो जाते हैं, सारा सफाई होती है, स्नान पानी जो है वो बना हुआ था वो किया सारा। ये मैं देखा दादी की उस समय सिंपलिसिटी। उसके ये दूसरा जो वरदान दादी का था मेरे को, एक दादी ने मेरे को और कहा था कि जब अमृतसर से दादी प्रकाशमणि मेरे को लेने लगी तो दादी चंद्रमणि ने मुझे कहा कि जगरूप, एक स्लोगन कहा मुझे याद है, एक फ्रेज था, वो वरदान ही मैं तो सुना कि शेर कभी पीछे नहीं हटता। तो मैं बस ये बात सुन ली तो मेरे को लगा कि बाबा की सेवा है, पीछे को हटना, हमें तो
भाई उनको पता था भी ऐसी प्रॉब्लम था, कोई ये कई बातें हो सकती हैं, लेकिन ये दादी के ये वरदान मैंने देखे हैं। इसके साथ ही मैं दो और दादियों को भी, तीन का बता दूं आपको। दादी प्रकाश मणि का जो मैंने दादी दीदी मनमोहनी का, दीदी मनमोहनी जो थी वो भी हमारे गांव में आई, और उसने कहा कि, क्योंकि उसका विजिट पंजाब का था, हमारे गांव में जो हमारा ही गांव निकला था उस एरिया में, सबसे पहले मैं निकला, फिर मेरा ब्रदर निकले। ब्रदर अभी तो घर के अंदर 10-12 मेंबर जो हैं, 5-6 तो डेडिकेटेड ही हैं, और सारा परिवार 10-12 मेंबर्स हैं। ये उस धरनी पर जो है वरदानी आत्माएं आई। तो दीदी जब पहुंची तो अब हम उसको वेलकम करना था। अब बड़े बड़े शहरों में जाओ, हमें तो पता नहीं था, गाँव में अब गेट बनाए, किसका बनाए। हमने नीम के पत्ते थे और था ये जोड़ जड़ के, ऐसे लगा जैसे ताजमहल का गेट बन गया हो। वो छोटा, अब हमारे लिए तो ताजमहल ही था। दीदी आई, बड़ी खुश हुई गेट को देख करके। फिर दीदी ने खाना वाना खाया, सब कुछ किया, फोटो वोटो खिंचाई, तो ये फिर दीदी फिर चली गई। मेरा ब्रदर था, खेती करते हैं 2 ब्रदर, उन्होंने कहा कि हम छोड़ के आएंगे दादी को। मैंने कहा किसमें? बैलगाड़ी में। वो बैलगाड़ी होती है तो उसमें सफेद कपड़े का था, लगा लेंगे। मगर नहीं, हम कार की तो दादी जो है उसमें, दीदी जो है उसमें गई। तो ये मैं इसलिए कि दीदी जहां जहां इन पाँव पड़ता है ऐसी आत्माओं का, तो वो पाँव भी उस धारिणी को सफल कर देता है। दूसरी बात मैं आपको दादी गुलजार दादी की आपको सुना दूं, क्योंकि इनका सब बातें मुझे याद रहती हैं। तो दादी गुलजार दादी का, मेरी जो है हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी 2003 के अंदर। तो मुझे पता नहीं था हार्ट अटैक भी होता है, वो हो गया था। तो मेरा 26 आवर्स 26 घंटे पेन करता रहा हार्ट। 26 घंटे के बाद जब नहीं हटा तो मैंने डॉक्टर MD गुप्ता, दिल्ली के अंदर आप जानते हैं, उनको फोन किया। तो उसने कहा कि आप फटाफट आ जाओ हॉस्पिटल। मैं चला गया। उसने नीचे किसी डॉक्टर लेडीज थी, उसको भेजा था। उसने मेरी ECG चेक की तो उसने कहा सामने वाली गाड़ी में बैठ जाओ, आपको चलना नहीं। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं चलना? मुझे तो पता नहीं था, पेन तो था मेरे थोड़ा थोड़ा, पर मुझे क्या पता भी ये कोई ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर MD गुप्ता ने फिर डॉक्टर मोहित गुप्ता जो उनके बेटे हैं उनको फोन किया पंत हॉस्पिटल में कि जगह बना के रखो, जगरूप भाई को स्टेंट डालना है। मैं वहां चला गया, जाती मेरे को सारा चेक करके रात को 11 बजे स्टेंट डाला गया। तो मैं देखा कि वो जो बाबा की हेल्प थी, तो मैं फिर वो सारा करके फिर मैं जो सुना रहा था दादी गुलजार जी का जो था, तो वो इनके हाथ भी दादियों पे देखी, हर अंग वरदान तो है ही, शब्द तो संकल्प भी, लेकिन हाथ की मैं बात सुना रहा हूं आपको। तो 15-20 दिन रहे तो मैं दिल्ली में रहा, तो वो मेरा दर्द ना कम हुआ। फिर मैंने डॉक्टर MD गुप्ता, मोहित गुप्ता को कहा, उसने कहा आप आ जाओ दोबारा। फिर चेक कर रहे थे, उन्होंने दोबारा एंजियोग्राफी कर दी। एंजियोग्राफी की तो उसने कहा स्टेंट तो ठीक डला हुआ है। फिर मेरे को थोड़े समय के दिनों के बाद फिर मेरे को अहमदाबाद, माउंट आबू, डॉक्टर सतीश गुप्ता ने कहा आप यहाँ आ जाओ। मैं वहां चला गया। वहां गया तो कुछ दिन के बाद मैंने सोचा दर्द तो बंद नहीं हो रहा, तो मैंने फिर भ्राता आत्म प्रकाश जी थे मेरे साथ, मैंने उनको कहा भी दर्द नहीं हो रहा, खत्म, क्या करें, या तो दिल्ली चले जाएं, शरीर तो छोड़ना है। और मेरे को बिल्कुल था कि शरीर छोड़ेंगे, बहुत ही ऐसा लगता था भी ये बंद नहीं हो रहा, बाबा बुलाना तो बुला लीजिए। तो उसने कहा चलो अहमदाबाद चेक कराते हैं। अहमदाबाद गए तो अहमदाबाद फिर तीसरी एंजियोग्राफी कर दी और वीकनेस आ गई, तो खैर वहां से आ गए। लेकिन उसने कहा स्टेंट तो ठीक डला हुआ है, जरूरत नहीं है दूसरा स्टेंट डालने की। फिर मैं जब मैं आया तो थोड़े दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने टिकट करवा ली। जब टिकट करवा करके मैं दादी प्रकाश मणि से छुट्टी लेने चला गया कि भी चलो दादी मैं जा रहा हूँ। जब मैं दादी के पास उसमें पहुंचा जहाँ दादी कॉटेज था, तो उधर से जैसे ही मैं घुसा तो दादी गुलजार दादी उधर से आ रही थी। तो मेरे को देखा दादी ने, गुलजार दादी ने कहा जगरूप कैसे हो? तो मैं दादी को, मैं दादी ठीक हूँ। तो फिर मैंने इशारा किया दादी को। तो दादी, मैंने कहा अपना हाथ मेरे हार्ट पर रख दो। मैं इतना ऐसा किया दादी इशारा, तो दादी ने मेरे को वो सुनते ही अपना हाथ दादी ने हार्ट पर रख दिया। फिर मैं दादी से छुट्टी ली और किया। वो मेरे को बात फिट बैठ गई कि भी ये है कि दादी ने हाथ रख दिया, मैं मरूंगा तो नहीं, ये ठीक हो जाएगा। चलो क्या, ये दादी की, गुलजार दादी का था। उसके बाद में साथ में एक और बात बताऊं दादी की, फिर मैं भूल ना जाऊं। तो फिर मेरी जो दूसरा एक ऑपरेशन हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, 5-6 साल पहले की बात है, स्पाइन्स का। तो मेरे को ऑपरेशन के बाद वहां भी, तब भी मेरे से लिखवाया गया मेरे ब्रदर से कि इसकी टांग में चली जाएगी, मर जाएगा, ये हुआ। तो लिख दिया
मेरा दोस्त था, उसने लिख दिया, ऑपरेशन हुआ, हम आ गए। आने के बाद 5-7 दिन के बाद ORC से गुलजार दादी का फोन आया। मैं लेटा हुआ था क्योंकि 1 मास मेरे को गले में वो पहन के रखना था, डॉक्टर ने कहा था। मैं लेटा हुआ था, तो जब मैंने कहा हाँ हेलो, तो उसने कहा मैं गुलजार बोल रही हूँ। तो मेरे तो सारी रोंगटे खड़े हो गए। हम तो ऐसे खड़े हो गए कि जैसे भगवान का फोन आ चुका है, भगवान का ही तो बराबरी तो है। तो मेरे को कहा जगरूप क्या हाल है? मैं कहा दादी ठीक है, पेन है? तो मैंने कहा दादी जो था थोड़ा बता वो भी आपके फोन से खत्म हो गया, खाना पीना ठीक मिलता है। तो ये मैंने देखा कि बड़ों की छत्र छाया, मैं वो समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त छत्र छाया होती है। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात मैं आपको जगदीश भाई की बात सुनाना चाहता हूँ। पीछे एक शेयर किया था मैंने किसी और क्लास के अंदर, वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि भ्राता जो बड़े भाई होते हैं उनके लिटरेचर क्या काम करते हैं। क्योंकि मेरे जीवन कहानी भी जो है वो भाई साहब के लिटरेचर से ही चेंज हुई है। 2 शब्द हमने पढ़ ली थी। ऐसे मैंने जो सुनाया था आपको, जबलपुर वाला भाई जो था उसकी बात सुनाई। तो अब मैं उनकी एक और बात सुनाता हूँ जो मैंने सीखी उनसे। उनके जीवन में तो था, मैं उनकी प्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैंने जो सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा। 20-25 साल में उनके साथ रहा, क्योंकि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट दिल्ली में कृष्णनगर आ गया था शक्तिनगर से, इसलिए उनके पास आना जाना होता था। तो उन्होंने एक दफा दिल्ली के अंदर, आज से 30-35 साल पहले की बात है, एक कुमारों की क्लास करवाई थी जो सेंटरों पर रहने वाले हैं या और हैं। तो 7-8 घंटे की क्लास थी, बड़ी लंबी थी, बीच में खाना था, फिर छुट्टी करके फिर जो है वो लंबी। उसमें मुझे 2 बातें हिट कर गई, अभी तक भी मुझे याद है, और मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। जो भाई साहब के तो मैंने प्रैक्टिकल देखी, तो उसने, और बातें तो बहुत और थी, लेकिन 2 बातें जो मैं पहले भी शेयर कई दफा क्लास में की थी, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपसे होगा तो मेरे को ब्लेसिंग हो जाएगी आपकी भी। उसने कहा कि कुमारों को कि जो पास विद ऑनर कौन आत्मा बनती है। उसने कहा, उसने 3F फार्मूला बताया, वो याद है मेरे को, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा 3F फार्मूला जो पास कर लेगा और वो विजय माला में आ जाएगा। तो पहला F था फैमिलियरिटी, नाम रूप से जो है देह से आत्मिक दृष्टि वाला आत्मा जो है, पहला पास कर लो। और दूसरा F था फियर, डर ना हो आपको बाहरी एनवायरमेंट्स का, साथियों का, अपने पुराने संस्कारों का, पता नहीं चल सकूंगा, एडजस्ट हो सकूंगा या कुछ और कर सकूंगा। ये बहुत लंबा खोल रहा, परंतु मैं तो आपको शॉर्ट में, ये भी मेरे को फिट हो गया। और तीसरा था फीलिंग, छोटी छोटी बातों की, कोई किसी ने कह दिया, किसी ने महिमा कर दी तो बहुत बड़ा चढ़ गए, और किसी ने ग्लानी कर दी तो गुब्बारे की तरफ हो गए। तो ये 2 बातें उनके साथ, ये 3F। एक बात उन्होंने और सुनाई, वो मुझे याद है, मैं उनके प्रैक्टिकल जीवन के अंदर देखी। बाप दादा को फॉलो करो, उसने कहा बाबा को कैसे फॉलो करें। उसने कहा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूं ताकि मेरे को अच्छा लगा तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। उसने 2 बातें कही कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि श्रीमत को, बाबा हमें एक देता है श्रीमत, एक करता है फरमान। और ब्रह्मा बाबा ने श्रीमत को फरमान मान लिया। ये है चढ़ती कला, ये है फॉलो फादर। क्योंकि बाबा फरमान माना फरमान, क्योंकि पुरानी बातें उसने सुनाई कि दादियां जब कहती थी कि बाबा ये विघ्न आ गया, वो विघ्न आ गया, तो बाबा कहता था ये फरमान है। दादियां कहती थी पवित्रता की बात जो है, ये विघ्न आ रहा है, ये आ रहा है, बाबा कहता था इट इज फरमान, ऑर्डिनेंस है बच्चों के लिए, यू डू वट एवर यू लाइक, आप कुछ भी कीजिए, ये भगवान का फरमान है। श्रीमत पर तो हम सारे चलते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन श्रीमत को फरमान मान लिया था ब्रह्मा बाबा ने। ये जब वो सुना रहे थे, मैं तो उनके प्रैक्टिकल जीवन के अंदर देखा, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी कि हम भी फरमान मान लें, चाहे मुरली का है, योग का है, दिनचर्या का है, बोल का है, संकल्प का है, इस बात को एक एक को फरमान मान लें। तो वो कुमारों ये कह रहे थे सब भाइयों को, उसने कहा कि अगर आपको ये प्योरिटी के लिए या खान पान के लिए कोई जबरदस्ती करते हैं कुछ, यू डू वट एवर यू लाइक, आप जाकर के बर्तन साफ कीजिए होटल में, कुछ भी कीजिए आप, ये तो फरमान है। तो बहुत मनो उनका जो बोलने के जो प्रेशर था बहुत जबरदस्त था। इसलिए मैं आपसे शेयर किया है कि भी जगदीश भाई से तो हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये 2 बातें आपसे मैंने शेयर की है। उसके बाद मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि मैं मिलिट्री, जब मैं
छोड़ी थी गांव से, जब छोटी सी गीता पाठशाला खुली तो मुझे दिल्ली में कैसे पहुंचा था। उसमें दिल्ली में पहुंचने के लिए तो मेरे को, मैं छोटी सी बात क्या शुरुआत पता नहीं, बाबा सब कुछ अनुभव करवा दिया था। गांव में रहते थे, गांव में बिजली नहीं थी, और मुरली कैसे पढ़ते थे, लालटेन होती थी, लालटेन के ऊपर जब योग करना होता था तो लाल कागज लगा लेते थे, और जब मुरली जब योग करना है तो लाल कागज, जब मुरली सुनानी है तो लाल कागज उतार देते थे। अभी तो बाबा के कितने कमरे हर जगह, हर सेंटरों पर, सेवा के घरों में बने हुए हैं, हर जगह बाबा के कमरा है। लेकिन हमारे तो उसमें शुरू में गांव के अंदर लालटेन ही केंद्र बाबा था। इतनी खींच होती थी लाल कागज की, पता नहीं क्या था, मतलब इतनी वो होता था, खींच होती थी। खैर मेरे को मैं सुना रहा था आपको मैं दिल्ली कैसे पहुंचा। तो मेरे को संकल्प उठा कि जो है वो सेवा में कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो मेरा जो ब्रदर था, मेरे से बड़े डॉक्टर, वो हमारी कनेक्शन था चंडीगढ़ से, वहां गए हुए थे। वो वहां बाबा का चित्र लेने गए थे, ब्रह्मा बाबा का चित्र बनता था, तो वो लेने गए थे। तो हम, दोपहर की बात है, शायद शाम की बात है, हम योग में बैठे थे, 3-4 परिवार वाले थे और 2-3 गांव वाले थे, एक सरदार जी थे गांव के। और वो जो है थोड़ी देर में बैठे थे, तो उसने मुझे कहा कि जगरूप भाई, ये खिड़की है ना, राइट साइड में खिड़की बनी थी, कि इस खिड़की से एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर घुसा है। तो क्योंकि बाबा का चित्र उसने देखा नहीं था, ब्रह्मा बाबा का। मैंने कहा वो कैसा था? उसने कहा सफेद मूछें थी। मैं पगड़ी थी? कहता नहीं, पगड़ी नहीं बनी हुई थी, सफेद मूछें थी। तो कहता है खिड़की में से अंदर आया है। तो मैं कहा भी, फिर मैं समझ गया। तो इतनी देर के अंदर जो ब्रदर था वो फोटो चित्र लेके आ गया। जो चित्र लेके अंदर आया तो उसने जब चित्र खोला तो उसने कहा कि यही तो था वो व्यक्ति जो अंदर आया था, इस खिड़की से अंदर आया था। तो मैंने देखा तो मेरे को अंदर आया कि भी यहाँ दिल्ली जाना चाहिए चित्रशाला के अंदर। तो मैं दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंचा तो फिर जाकर के ये चित्रशाला का सारा बाबा ने, ये पेंटिंग का काम, प्रिंटिंग का काम आत्म प्रकाश भाई देखते थे। पहले वो पेंटिंग का देखते थे, फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी, हम भी लगे। तो उसके बाद ये जो है, ये इस प्रकार मेरा वहां पर वो चला। और वहां पहले जब शुरू पहुंचा था मैं 1975, 31 जनवरी 1975 को मैं पहुंचा था। और वहां पर मैं था, आत्म प्रकाश भाई था, दादी कमलमणि थी, एक बहन और थी जो घर से आती थी, कोई उसमें ब्रांच नहीं थी हमारी। तो आज मैं थैंक्स करता हूं देखिए बाबा को। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रहस्य में और सुना दूं आपको कि दादी कमलमणि को एक वरदान दिया था ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा वहां राजौरी गार्डन में दिल्ली में आए हुए थे, साकार की बात सुना रहा हूं जो दादी मुझे सुनाती थी। तो दादी को ब्रह्मा बाबा ने कहा, कुछ माताएं जो है वहां चली गई थी राजौरी गार्डन में बाबा, साकार बाबा से मिलने। बहुत जाके रोने लगी कि बाबा हम तो गरीब हैं, हम तो पाकिस्तान से आए हैं, पैसा नहीं है, हम तो मुरली के बिना रह नहीं सकते, कोई है नहीं, कोई टीचर कुछ तो भेजो। तो दादी कमलमणि वहां खड़ी थी, दादी को कहा कि बच्ची तुम वहां चली जाओ। तो दादी तो उस समय तो उम्र तो छोटी थी और इतनी अनुभवी नहीं थी। तो बाबा को कहा दादी ने कि बाबा मैं क्या करूंगी अकेली, वहां तो ना जगह है ना जहाँ रहूंगी यही। तो बाबा इतना अभी कह ही रहा था, तो इतनी देर में एक पीछे से भाई आया, उसने आके कहा बाबा मेरा एक कृष्णानगर में प्लाट खाली पड़ा है, एक कच्चा कमरा बना हुआ है, वो आप वहां शुरू कर दो। तो बाबा ने दादी को कहा, देखा बच्ची, शुरुआत ही तेरे से हुई। पहला कमला नगर से पहले भी वही कमरा जो है कृष्णानगर में मिला। तो बाबा ने एक वरदान दिया दादी को। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तुम चली जाओ, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें सब कुछ बना बनाया सहज मिलेगा। ये वरदान था, तुम्हें सब कुछ बना बनाया सहज मिलेगा। जैसे मेरे को दादी ने आके जब हम सुनते थे ये शब्द सुना, तो हमने कहा दादी का वरदान नहीं है, ये हम सब के लिए ही है। और वो सच में वरदान आप मानिए कि उसके बाद फिर जो है 2-4-5 साल के बाद फिर जो है वो बहनें आने लगी। ना बहन मांगी भी नहीं थी दादी ने किसी ने, जो बहनें आती गई और आश्रम खुलते गए, ब्रांचेस खुलती गई। इतनी स्थूल सूक्ष्म सेवा बाबा की, थैंक्स कमाल है बाबा की। हम तो सोचते हैं, मैं पूरी लाइफ को देखता हूँ कि बाबा ने कहाँ से कहाँ तक ले गया है सब। उसके बाद आज भी मैं देखता हूँ कि 22-23 ब्रांचेस हैं, कृष्णानगर के अंडर में ही है, 70-75 जो है गीता पाठशाला है। ये बाबा का बहुत बहुत थैंक्स मैं देखता हूँ।
फिर मैं आपको बाबा की हेल्प आपको बता दूं कि बाबा मदद कैसे बीमारी में कैसे मदद करता है। हार्ट अटैक की मैंने सुनाई आपको, जब स्पाइंस का ऑपरेशन हुआ उसके बाद तभी मेरे को लगा कि हम जो नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा जब ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन अनकॉन्शियस कर दिया था, ऑपरेशन हो गया मेरा, 3-4 घंटे लगे थे स्पाइंस का। उसके बाद जब वो डॉक्टर आया तो मेरी एक नेचर है कि जब मैं समझो किससे मिलते हैं तो नमस्ते जी डॉक्टर साहब या कोई भी मिले, तो जब मेरी होश आया आंखों में जब देखा तो और भी डॉक्टर 3-4 और थे, उनके हेल्पर जो थे, तो उसने को मैंने देखा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन कब करोगे? तो उसने कहा ऑपरेशन तो आपका हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने इमरजेंसी उसमें आईसीयू में एक रात के लिए भेजा। ये बाबा की हेल्प, मैं सोचता हूँ कि ये कमाल होगी बाबा की। तो उसके बाद वहां भी रात को मैं रुका, फिर बहनें सवेरे मिलने आई, लेकिन बाबा की इतनी हेल्प कि मेरे को ये था ही नहीं कि मैं ये स्पाइंस का ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आज इस लाइफ को देखता हूँ कि बाबा ने हर बीमारी के अंदर हर स्टेप के ऊपर बाबा ने मदद की है। और इसके साथ ही मैं एक आप बात रह गई थी मेरी पीछे, जो वह बात थी कि हाँ, मैं दिसंबर की बात सुनाता हूँ, 1971 की बात रह गई थी मेरी, पीछे शेयरिंग नहीं हो सकी थी। तो टाइम भी आपका होने वाला है, मैं 5-7 दिन में पूरा ही कर दूंगा, आप चिंता ना करो। तो 12 दिसंबर को हमें ऑर्डर मिला, मैं यूनिट में था, मीडियम रेजिमेंट थी एक, तो ऑर्डर मिला कि हमारी रेजिमेंट को रात को अटैक करना है। तो 12 दिसंबर 1971 की बात है। तो मेरे को लगा कि भी सारा आगे फॉरवर्ड करना है पूरी की पूरी यूनिट ने। तो मैं जब रात को बैठे बैंकर के अंदर, तो मैं वायरलेस में था, तो वायरलेस में मेरे कान में एक मैसेज आया। क्या मैसेज आया कि आप चारों, यू आर सराउंडेड बाई एनिमी, यू डू व्हाट एवर यू लाइक, कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं दुश्मन से, आप जो मर्जी कीजिए। तो मैंने कमांडर को सुना दिया कि सर ये आवाज आई है। आप देखिए बाबा का चमत्कार, क्या बाबा की हेल्प है, कैसे बच्चों को पकड़ता है। हम तो इतने शायद पता नहीं, बाबा की थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स बाबा का। थोड़ी देर मैंने देखा मेरे सिर के पीछे से बहुत जबरदस्त फोकस लाइट आ रही है, जैसे सर्च लाइट मारती हो, और मेरे को ऐसी फीलिंग है जैसे साकार बाबा मेरे पीछे खड़ा हुआ हो। फिर मेरे को इतना निश्चिंत हो गया कि बाबा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मैं मर नहीं सकता हूँ। और कुदरती क्या हुआ, हमारी उस यूनिट को मूव नहीं करना पड़ा, और थोड़ी देर में मैसेज आया कि यू आर ओके एंड यू कम आउट। तो मैं बाहर आकर देखो, मेरे कमांडर ने मेरे से पूछा भी क्या बात मखा साहब, ये तो यानी, तो वो मेरे को खास प्रेस करने लगा कि आपकी भक्ति में बड़ी शक्ति है। चलो खैर, वो तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश बन गया। ये बाबा की हेल्प थी। एक और मैं आपको छोटा सा नशे की बात सुनाता हूँ, जो बीच में पहले की, अभी तो खैर दिल्ली वाली बातें तो मैं फिर कभी चांस मिलेगा, अभी तो आपसे बहुत शेयर होगी। थैंक्स यू, आपका बहुत टाइम दिया आपने। एक मेरे को ये जो पहले मैं सुनाया था कि वो जो हमारे कमांडर थे उसने विरोध किया था कि आप नहीं जाएंगे बाहर, तो वहां पर ही क्या हुआ, मैं वायरलेस लेके जा रहा था पैदल, मिलिट्री वर्दी थी, ये मैं वहीं बॉर्डर पर ही था उसमें, क्योंकि 1-1.5 महीना रहना पड़ता है। उसके बाद रहने के बाद फिर हम वापस आए थे, फिर अम्बाला में शिफ्ट किया था। तो मैं वायरलेस, छोटी सी वायरलेस थी, तो मैं ले जा रहा था कंधे पर मिलिट्री वर्दी में। चलते चलते क्या हुआ कि मेरे को लगा मैं नारायण हूं, और मेरे सुदर्शन चक्र मेरे घूम रहा है सिर के ऊपर, और इतना नशा चढ़ गया, इतना नशा चढ़ गया। मेरे सामने से मेरे सीनियर जो थे, मेजर मिलिट्री में तो सीनियर होता है, सैल्यूट मारना पड़ता है, और फिर ईगो बहुत होता है। मैं भूल गया, मेरे को ये आया कि अरे मैं नारायण हूं, मैं सैल्यूट क्यों मारूंगा। तो मेरे को वो जब नजदीक आया, उसने कहा हेलो जगरूप, हाउ आर यू। मैंने कहा सब ठीक है, और ठीक है, मैं सब ठीक है। वो निकल गया इतना कह के। पता नहीं, देखो ये बाबा की टचिंग, नहीं तो मिलिट्री में तो सैल्यूट ना मारो तो 2 दिन की 3 दिन की सजाई दे देते हैं। तो मैं फिर जब निकल गया तो मेरे को याद आया कि मैं तो सैल्यूट मारना था। तो ये बाबा की वो जो नारायणी नशा जो बाबा कहता है, मैं इस बात को बार बार सोचता हूँ कि बाबा कहता है कि बच्चे, नशा जो अतीन्द्रिय सुख का नशा है, जब खुशी है, जाके मेरे गोप गोपियों से पूछो। मैं तो अपने आप को यही देखता हूँ कि हम वही गोप और गोपी हैं, पहले थे या फिर बने और फिर दोबारा बनेंगे। और ऐसा ही बाबा कहता है कि ये तुम्हारा सारा जीवन
पूरे का पूरा नशे से पूरा हो जाना चाहिए। तो आज का ये पूरा हो गया है। तो बहुत अनुभव आपसे शेयर किए हैं, टाइम आपका मेरा ख्याल हो गया है। मैनी 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 थैंक्स पूनम बहन का और आप सभी भाइयों का, आप सबका आपका बहुत बहुत थैंक्स। डॉक्टर साहब देखिए नारायणी नशा जी डॉक्टर हेलो साहब बोल लो जी, डॉक्टर साहब बोल लो। नारायण नशा आपको बहुत अच्छा रहा तो आप सब जगह सक्सेसफुल हो गए। बहुत अच्छा सुनाया आपने। जी जी चंपा बेन अच्छा सुना सकती है उसको। अभी चंपा बहन। चंपा बेन को बोलो, मैं तो वीडियो नहीं होना है मेरा। हाँ कोई बात चंपा बेन है दूसरी जगह है। चंपा बहन अनम्यूट कर रहा। हाँ आवाज नहीं आ रहा है। चंपा बहन अनम्यूट तो हो गया है। नहीं आपका नहीं आता है, आवाज नहीं आता है। चलिए कोई बात। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पीड में भी अच्छी अच्छी बातें थोड़े समय में भी बहुत अच्छी तरह सुना दी, इसीलिए सब बहुत खुश है। और अभी अभी भी बाकी तो रहा है। बाकी अभी दिल्ली का बहुत है भाई साहब। हाँ, दिल्ली का बहुत है। दिल्ली में आपके सिवाय भी बच्चे हैं, ऐसा कहना मांगते हो आप? जी जी, जैसे जैसे ड्रामा जैसे बड़े कहें जैसे हुआ, हम तो कोई शेयर करने में बड़ा आनंद आता है। आपसे ज्यादा तो मुझे ही आनंद आ जाता है। अभी आ गया, अभी देखो चल गया। अच्छा, हाँ, आपका दर्शन हो गया, हमका भी, हमारा भी दर्शन हो गया। जी जी हाँ, तो शिव कुमार भाई आए हैं, फिर आज भी तो है, आते रहते हैं, बहुत अच्छा है। हमारे पूनम बेन भी आ गए हैं। पूनम बेन है तो दिल्ली है, दिल्ली है तो पूनम बेन है, हमारे लिए तो ऐसा है। जी जी बहुत। अभी कितने सेंटर बाकी है दिल्ली के पूनम बेन? आपको तो सब जगह इतनी सारी पहचान है, सारा दिल्ली। जैसे ब्रिजमान भाई को पता है, ऐसे आपको भी पता है सब। बहुत अच्छी बात है, इससे 40 फायदा साल हमको से ऊपर हो गए। हाँ, 40 साल कितने? से ऊपर हो गए हैं दिल्ली में रहते हुए। 41 हाँ, ईयर हो गए ये दिल्ली के तो अंदर में है, रहते हुए। 50 साल वाले को भी इतना पता नहीं होता है कई बार। हाँ, इतने को पहचानना ये बड़ी विशालता है, या कहे कि परिवार की भाषा सबके लिए है, इसलिए सबके साथ आप मिलजुल कर सबको बुला लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है ना। जरूर आप एफर्ट्स करते होंगे, इस अनुभव के कार्यक्रम की भी विशेषता बताते होंगे और उनकी विशेषता हमको बताते हैं, तो काम अच्छा चल रहा है। दिल्ली से हमारी मुलाकात, माना विश्व से मुलाकात, ये भी हमारे लिए फायदा है, क्योंकि दिल्ली ही तो है सारे विश्व को अपनी बात सुनाने वाला। तो बहुत बहुत आपकी भी शुक्रिया, हमारे मिनेश भाई की भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करके टाइम पर सब शुरू करना, टाइम पर मिलना, नंबर नोट करना, ये सब करते हैं, तो अच्छी तरह कार्यक्रम ये चलता है। सब लोगों को भी मालूम पड़ता है कि यहाँ कंटिन्यूस इतने समय से जो सब भाई बहन भी हाजिर रहते हैं, वो भी विशेषता है। सबको इंतजार होता है 9 बजे का, है ना भाई? आप सबको, हमारे शिव कुमार भाई को भी होता है, तो सबको भी होता है। अच्छा, हमारी ओर से भी अभी डॉक्टर तो साहब आपको, आपको, हाँ, हमारी ओर से डॉक्टर साहब आपको, सारी जितने भी बहन भाई हैं सबको बहुत 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 थैंक्स शेयर करने के लिए। हाँ, फायदा हमको ही है ना, हाँ क्योंकि हमें भी फायदा। बाबा जो काम कर रहे हैं सब बच्चों के लिए, दूर दूर
के बच्चों के लिए, वो बात हम जब सुनते हैं तो हमें बाबा की विशालता का ख्याल आता है, बाबा के कार्य का ख्याल आता है कि कैसे सारे वर्ल्ड में कोने कोने में बाबा के बच्चे को बाबा ने ढूंढ लिया, और वो अनुभव भी हमको सुनने को मिला। तो ये तो हमारे लिए भी और सबके लिए बहुत ऊंचा कार्य होता है। थैंक यू। ओके, थैंक सबको यू, थैंक यू। थैंक सबसे यू, पहले थैंक बाबा यू, को थैंक। थैंक्स बाबा को। यस, चलो बाबा के पास, बाबा को थैंक्स कर दो। हाँ, तुझसे ज्यादा लकी कोई नहीं, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड। हर पल हर दिन तुझसे यही कहूँ, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड। Caring तुमसे ज्यादा लाइफ में कोई और नहीं, शायद तुमसे ना करूं ऐसी कोई बात नहीं। Caring तुमसे ज्यादा लाइफ में कोई और नहीं, शायद